हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द सेशन एवरीवन। हाय वंदना, हाय देव, हाय मनप्रीत, क्या हाल चाल है। हाय ओम, हाय मृत्युंजय, हाय रागिनी, खुशी, वेलकम वेलकम टू द सेशन। हाय आकांक्षा, क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। हाय सादिया, वंदना, अवनीश, नेहा, प्रेम, अनिकेत, अभिलाषा, प्रथम, शशि, संदीप, जीतू, हाँ, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है दोस्तों। हाय सुहानी, जय हिंद, जय हिंद। विजयनगर एम्पायर का बच्चे, इसके बाद इस चैप्टर के अभी 3 लेक्चर और बचे हुए हैं। आज चिश्ती सिलसिला पढ़ेंगे, परसों हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन मूवमेंट के बारे में, और फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। 78 आउट ऑफ 80, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब मस्त। लास्ट वाले 2-3 दिन याद हो गया। अरे क्या बात है सर, हवाई 14 बुक इज कमिंग इन इट। अरे कोई बात नहीं देव भाई, देखो हमारा एंड मोटिव जो है वो, हमारा एंड मोटिव जो है, अरे अरे बढ़िया, एंड मोटिव जो है वो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम तक हमारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। देखो अभी तक जितना पढ़ा सब अच्छे से तैयार हुआ ना, भरोसा रखो, बोर्ड एग्जाम के आने से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे हम, डोंट वरी। सर फर्स्ट लेक्चर का डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आया। रिवीजन में बता दूंगा ये मैं, चलेगा। देखो मैं बता देता हूँ। हाय मारिफा, देखो मैं बताता हूँ। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये हुआ कि देखो, प्रैक्टिसेस ऑल दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग फॉलो हो रही थी, लेकिन देखना मतलब कुछ प्रैक्टिसेस सेम है। वो तांत्रिसिज्म में भी फॉलो हो रही थी, वो वैदिक ब्राह्मणिज्म में भी फॉलो हो रही थी, राइट। वैदिक ब्राह्मणिज्म में जैसे बलि देना है ना, तांत्रिसिज्म बलि देना, सेक्रीफाइसेस, तांत्रिसिज्म में भी वो फॉलो होता था, वैदिक ब्राह्मणिज्म में भी फॉलो होता था। लेकिन तांत्रिसिज्म में हमें देखने को मिलता है कि विमेन को भी इक्वल पोजीशन दी जाती थी। बिल्कुल सही सर। उसके अलावा हमने क्या देखा कि पुरानिक हिंदुइज्म जब इंट्रोड्यूस किया ब्राह्मणाज ने, तो उन्होंने कई सारे नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए कि भाई इसमें विमेन और शूद्र को भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा पुरानिक हिंदुइज्म के अंदर, है ना। लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। अब क्या किया गया कि जब लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकल एरियाज में उनके पूजा पाठ करने के तरीके भी तो अलग थे भाई। किसी इलाके में किसी देवी की पूजा अलग तरीके से होती है, किसी इलाके में उसी देवी की पूजा अलग तरीके से होती है ना। हर इलाके के पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग हैं, बिल्कुल सही सर। तो ये डिफरेंसेस थे। कई बार इन डिफरेंसेस के चलते हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं कि भाई वैदिक ब्राह्मणिज्म के जो लोग थे वो तांत्रिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और तांत्रिक लोग जो थे वो वैदिक ब्राह्मणिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऑल्दो मोर और लेस उनकी प्रैक्टिसेस सेम है, बट दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सर एल एल बी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इज गुड और यूपीएस फॉर यूपीएससी, डज इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएस। डिपेंड्स कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं। अरे मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। सर आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा या नहीं। बच्चे आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा ये। शशि मेरे भाई, शशि भूषण कुमार सिंह साहिब, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास तक जो पढ़ा सबको क्लियर है। सर मेरी हिस्ट्री वीक है, कल कितना तक आएगा टेस्ट में। कल आएगा, इसी भक्ति सूफी मूवमेंट तक ही आएगा। अरे भाई थैंक यू। माई हिस्ट्री आर वीक, हाउ आई प्रिपेयर अच्छे से। नितिन, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। विजयनगर एम्पायर का दूसरा नेम हम्पी या फिर हस्तिनापुर। हम्पी बच्चे। सर यू नो हाउ कैट्स टॉक मी नाउ। हेलो 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 हेलो, ड्यूरिंग यूपीएससी जर्नी आई वांट टू नो योर लिमिटेशंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिवीजन क्लास करोगे ना। हाँ बच्चे, रिवीजन क्लास भी होगा इसका। सर क्विक रिकैप करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। पिछली कक्षा में हमने जो कुछ पढ़ा था सबको सब कुछ क्लियर है ना। एक बार मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिवीजन भी करवाऊंगा, निश्चिंत रहो भाई, सब कुछ होगा, तिल का राम रहो। पिछली क्लास का एक क्विक रिकैप भी मैं दे देता हूँ, निश्चिंत रहो। हम्म, रिवीजन कैसे करें। बुक रीड करो बार बार, बुक रीड करो बार बार, बुक रीड करना बहुत जरूरी है। गुड नाइट फ्रॉम भोपाल, अरे क्या बात है।
थैंक यू, थैंक यू। हाउ टू लर्न टाइमलाइन। नताशा देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी एक चीज कही थी ना कि हम लोगों को ना टाइम या डेट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, हमें इंपॉर्टेंस देनी है इवेंट को। पहले हमें इवेंट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। जब हमें एक बार इवेंट अच्छे से क्रोनोलॉजी में याद हो जाएगा ना, पहले इवेंट याद करो कि पहले क्या क्या हुआ। जब इवेंट याद हो जाएंगे ना, उसके बाद डेट्स के साथ उनको मैनेज करना शुरू करो, तो वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कि भाई जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेस सर 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, ठीक है। फिर वैदिक पीरियड हमें पता है उसके बाद आया था, तो सर 1500 से 1000 तक अर्ली वैदिक पीरियड, 1500 से 500 तक लेटर वैदिक पीरियड। फिर महाजनपद का पीरियड सर 6 सेंचुरी बीसी, ठीक है सर। उसके बाद मौर्यन एम्पायर का पीरियड, ठीक है सर। उसके बाद मौर्यन एम्पायर हमें देखने को मिलता है। मौर्यन एम्पायर के बाद इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, है ना, ये सब देखने को मिलते हैं, सतवाहन, ठीक है सर। फिर गुप्ता किंगडम आता है। ऑल राइट सर। फिर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हम भक्ति सूफी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो 8 सेंचुरी सी की बात हमने करनी शुरू की। फिर हमने देखा कि 14 सेंचुरी में ही क्यों भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में फैला, तो उसका रीजन हमने जाना। तो जब एक बार आप रीजंस को समझना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आप लोगों को ना डेट्स याद करने में उतना स्ट्रगल नहीं होगा। रही बात डेट्स याद करने के ना, मैं एक बात बताता हूँ। डेट्स याद करने की, तो इवन डेट्स मुझे भी रिवाइज करनी पड़ती हैं। यू विल फील कि सर आपको तो सब याद है, मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा याद नहीं है, ठीक है। इवन आज भी मुझे डेट्स रिवाइज करनी पड़ती हैं, ठीक है। इवन टुडे आई नीड टू रिवाइज द डेट्स, तो मुझे अभी भी डेट्स रिवाइज करनी पड़ती हैं। और रिवीजन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि सर हमने एक बार पढ़ ली है तो क्या अब हो गया है हमारा, हमें नहीं पढ़ना, या एक बार पढ़ के याद हो जाएगा। नहीं भाई, पूरे साल रिवीजन करते रहना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। तो रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। वो बार बार पूरा लाइफ टाइम करना है। इवन यूपीएससी में भी एग्जाम देने जाओगे ना, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। फिर जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो फिर दोबारा से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ सर ये भूल गए, ये याद नहीं आ रहा है। तो रिवीजन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कभी ये नहीं हो सकता कि सर इतना कर लिया तो रिवीजन सफिशियंट है क्या। नो, ऐसा कभी कोई पॉइंट आता ही नहीं है कि नहीं भाई अब रिवीजन सफिशियंट है। 10 दिन नहीं पढ़ोगे, भूल जाओगे कॉन्सेप्ट। कैसे फास्ट रिवीजन करें? देखो, चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छे से याद है, कौन सा नहीं है। जैसे मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, मुझे पता है कि इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे याद नहीं है। तो रिवीजन के टाइम पे आप बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करते हो जो आपको याद नहीं है, ठीक है। सर बीएलएलबी के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है भोपाल में? भोपाल में यार एक्सीलेंस कॉलेज बेटर है, बीयू अच्छा है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। सर एटलीस्ट प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ डिलीटेड चैप्टर प्लीज। आई ट्राई इफ इट कुड बी डन, डोंट वरी। मैं एक दो रिवीजन, ठीक है देव, मैं ट्राई करूंगा, डोंट वरी। मैं कोशिश करता हूँ, एक बार देख लूंगा, निश्चिंत रहो। इस पे हम बात करेंगे, डोंट वरी, इस पे हम बात करेंगे, डोंट वरी। चलो लास्ट क्लास की बात हम करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या बातें की थी भाई? याद है किसी को? कुछ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पे चर्चा की थी? मुझे कोई याद दिला सकता है? देखो भाई, हमने फेथ ऑफ इस्लाम के बारे में बात की थी, पॉपुलर फेथ ऑफ इस्लाम। हमने क्या बात की थी कि इस्लाम के अंदर हम टोटल 5 प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। कौन कौन सी 5 प्रैक्टिसेस? सर पहली चीज, देयर इज ओनली वन गॉड, अल्लाह, और अल्लाह के एक ही मैसेंजर हैं, प्रॉफिट मोहम्मद। शहादा। प्रेयर 5 टाइम, जिसको हम सलत बोलते हैं, है ना। एंड प्रॉफिट मोहम्मद नॉट ओनली वन मैसेंजर, बट हाँ प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। देन उसके बाद शहादा बोलते हैं। ऑफरिंग पेयर्स 5 टाइम्स अ डे, उसको नमाज या सलत बोलते हैं। फिर चैरिटी करना, जिसको जक़ात बोला जाता है। रमजान के महीने में फास्टिंग रखनी, जिसको सौम बोला जाता है। और फिर हमने बात की थी लास्ट, हज, कि भाई एक बार लाइफ में मक्का मदीना जाना है, ठीक है सर। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? उलेमाज। उलेमाज कौन थे? इफ यू रिमेंबर, उलेमाज, उलेमास कौन है सर? ये रिलीजियस टीचर्स हैं। तो इन रिलीजियस प्रीचर्स और टीचर्स ने क्या किया कि इस्लाम को बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बना दिया। मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या? जिसमें बहुत ज्यादा ढोंग दिखावा हो, जिसमें बहुत ज्यादा नियम कानून हो, आडंबर हो, बहुत सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़े। तो भाई आगे चलकर क्या हुआ? 11वीं 12वीं शताब्दी से सूफी निकल कर आए। ये सूफी कौन थे? ये बेसिकली संत सन्यासी थे, जिनका ये मानना था कि देखो भाई, आप इन उलेमास के हिसाब किताब में मत जाओ। धर्म आपको बताया गया है, आप कुरान को फॉलो करो और आप हदीस को फॉलो करो। कुरान क्या? अल्लाह की सही, हदीस क्या? प्रॉफिट मोहम्मद की सही।
आप बस उनको फॉलो कीजिए और अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, उलेमास की बातों पर आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रिलीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और इन्हीं को कहा गया सूफी। सूफी शब्द आप हमने पढ़ा था कि सूफी शब्द बेसिकली ये ओरिजिनली कोई शब्द नहीं था, सूफीज के लिए एक शब्द यूज होता था, वो कौन सा था? इस्लाम के अंदर सूफीज के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, कोई बता सकता है मुझे? इस्लाम के अंदर सूफीज के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? हाँ जी, ये देखो चैट देखो, बस थोड़ा सा टाइम मिला नहीं कि शुरू हो गए। हाँ जी, सूफीज के लिए इस्लाम के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है? बहुत बढ़िया, तसव्वुफ है ना। उलेमास तो रिलीजियस टीचर्स को बोला जाता था बच्चे, उलेमास तो रिलीजियस टीचर्स को बोला जाता था, तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सूफीज के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं इट इज तसव्वुफ। आपको याद होगा ये वर्ड कहां से निकला था सर? ये सफ से निकला था, वूल, सफा से निकला था, क्योंकि वो हेड शेव करके रखते थे, है ना, साफ व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहनते थे। दिस इज हाउ वी यूज्ड दिस टर्म इन मल्टीपल टाइम्स, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, आई एम डूइंग, डोंट वरी, मैं वही देख रहा हूँ। क्लियर है, यहां तक की बातें की थी हमने। फिर हमने सिलसिला की बात की थी। सिलसिला क्या था, मुझे बताएगा कोई? व्हाट वाज सिलसिला? कुछ दो तीन टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे सिलसिला, हमने बात की थी एक टर्म के बारे में, शेख, मुर्शिद या पीर, है ना, शेख, मुर्शिद या फिर कह लीजिए पीर। हमने बात की थी एक टर्म के बारे में, खानका, खानका। हमने बात की थी एक टर्म के बारे में, मुरीद, जियारत, जियारत के बारे में हमने बात की थी। फिर रिमेंबर, जियारत शब्द के बारे में हमने बात की थी। हमने एक शब्द यूज किया था, वाली। टर्म्स याद हैं ये सारे? हाँ, अ कंटिन्यूअस चेन बिटवीन शेख एंड हिज डिसाइपल, यस, बिल्कुल। देखो, सिलसिला कंटिन्यूअस चेन बिटवीन शेख एंड हिज डिसाइपल, अ कंटिन्यूअस चेन बिटवीन शेख एंड हिज डिसाइपल। शेख, पीर, मुर्शिद, सूफी, टीचर, है ना, सूफी सेंट या सूफी सेंट या टीचर। खानका, प्लेस वेयर सूफी सेंट रिसाइडेड, जहां वो रहते थे और जहां उनके स्टूडेंट रहते थे। मुरीद कौन होता था? डिवोटी या डिसाइपल, लर्नर। जियारत, पिलग्रिमेज को बोलते थे। जियारत किसको बोलते थे? पिलग्रिमेज को। वाली का मतलब होता था फ्रेंड। जब एक शेख की मृत्यु हो जाती थी तो वो अल्लाह के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते थे, प्रॉफिट मोहम्मद के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते थे, तो इट वाज कंसिडर्ड कि नाउ ही इज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह, है ना, ही इज मोर क्लोज टू हिम। याद हुआ? ये बात समझ आई? हॉस्पाइस और खान का, यस यस, डिसाइपल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक की बातें? बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट के दो और शब्द मैं जानना चाहता हूं आपसे। हमने देखा था कि कुछ सूफीज और भी थे जिनको मलंग, हैदारीज या कलंदर्स कहा जाता था, है ना, कलंदर्स, जो नियम कानूनों को नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि भाई हम हॉस्पाइसेस या खानका में नहीं रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे, राइट। भाई कुछ सूफी तो थे जिन्होंने अपने आश्रम बना लिए, जिन्होंने खानका बना लिए, कुछ सूफी थे जो खानका नहीं बनाते थे, वो सन्यास में भरोसा रखते थे। अब उनके अंदर भी दो टाइप के ग्रुप होते थे, है ना। कौन से ग्रुप? जो शरिया को मानते थे, जो शरिया को नहीं मानते थे। जो शरिया को मानते थे, जो शरिया को नहीं मानते थे। तो वो कौन से थे सर? बेशरिया, बाशरिया। बेशरिया कौन थे? मुझे कोई बता सकता है बेशरिया कौन थे? बेशरिया कौन थे?
उसमें मलंग्स क्या है? देखो, खानका बच्चे वो जगह होती थी जहां पे सूफी संत रहता था और उसके डिसाइपल्स रहते थे। मलंग जो होते थे वो बेसिकली ऐसा समझो कि साधु संत होते थे जो खानका में नहीं रहते थे, वो बस अपना बाहर घूमते रहते थे और तपस्या संन्यास करते थे। ठीक है, यस यस। जिम्मी एंड जिजिया टू, जी 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 जी, आएंगे उस पर भी। बेशरिया डिड नॉट एक्सेप्ट शरिया, जो शरिया को एक्सेप्ट नहीं करते थे, या डिड नॉट फॉलो शरिया, जो फॉलो नहीं करते थे शरिया को। शरिया क्या है? बाशरिया, ये फॉलो करते थे शरिया को। देखो भाई, अब ऐसा समझना कि कुछ तपस्वी बाबा होते हैं जो आश्रम बना के रहते हैं और अपने डिसाइपल्स को ज्ञान देते हैं, हाँ। लेकिन कुछ तपस्वी है ना जो भाई पहाड़ों पे जाकर रह रहे हैं, राइट सर। तो ये मलंग, हैदारी, कलंदर्स, ये वही हैं जो खानका में नहीं रह रहे, जिन्होंने आश्रम नहीं बनाए, जो कि बहुत दूर जाकर कहीं पर तपस्या कर रहे हैं, घोर तपस्वी हैं ये, राइट। फिर उनके बाद इनमें ही आते हैं बेशरिया और बाशरिया। बेशरिया कौन होते हैं? जो शरिया को फॉलो नहीं करते हैं। शरिया क्या है? तो शरिया इज इस्लामिक लॉ। व्हाट इज शरिया? सो शरिया इज इस्लामिक लॉ, है ना। शरिया क्या है? शरिया इज इस्लामिक लॉ। तो ये शरिया को फॉलो नहीं करते हैं। बाशरिया जो शरिया को फॉलो करते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। किसी भी रिलीजियस स्थान पर जाना, दैट इज नोन एज पिलग्रिमेज। ठीक है। मुरीद टीचर होता है और खलीफा अलग होता है, वो इस्लाम को फैलाता है शायद, हाँ। देखो, खलीफा होता है बेसिकली डेप्यूटी। देखो भाई, प्रॉफिट अल्लाह, अल्लाह के मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद, और प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेंजर खलीफा। ठीक है। तो खलीफा बेसिकली ऐसा समझो कि इस्लामिक कम्युनिटी जो होती है उनके हेड होते हैं एक तरीके से, या शरिया इज इस्लामिक लॉ। बहुत बढ़िया। पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब सारी चीजें याद है आप लोगों को, है ना? सारी चीजें याद हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अब जल्दी बताओ मुझे, आगे बढ़े। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चिश्तीज के बारे में और न्यू डिवोशनल पाथ के बारे में। आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ सिलसिला के नाम बताए थे। मुझे कुछ सिलसिला के नाम बता सकते हो? हाँ जी लोकेश, प्लीज टेल मी। मुझे कुछ सिलसिला के नाम बता सकते हो? प्लीज मेंशन सम नेम ऑफ दिस सिलसिला जो भारत के अंदर आए। तो खलीफा इज अ लीडर, यस यू कैन से इस्लामिक लीडर। जैसे पोप होता है ना, पोप होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, आपको पता होगा वेटिकन सिटी में रहता है। इट इज ही इज द हेड ऑफ होल क्रिश्चियनिटी। दलाई लामा बुद्धिज्म के हेड होते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी। दलाई लामा कौन होते हैं? भाई दलाई लामा बुद्धिज्म के हेड माने जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? राइट सर। तो सेम उसी तरीके से इस्लाम के अंदर कौन होते थे? खलीफा। बात समझ आई? चिश्ती, बहुत बढ़िया। चिश्ती, नक्शबंदी, कादिरी, सुहरावर्दी। बेसिकली सिलसिला के नाम कैसे डिराइव होते थे, मुझे बता सकते हैं? सिलसिला के नाम कैसे डिराइव होते थे? हाउ अ सिलसिला वॉज नेम्ड। सिलसिला का नाम पड़ता कैसे था? हाउ अ सिलसिला वॉज नेम्ड। जनरली हम सिलसिला का नाम कैसे रखते थे? हाउ अ सिलसिला वॉज नेम्ड। मलंग सिलसिला नहीं था अभिलाषा। मलंग तो मलंग, हैदारी और ये जो कलंदर्स थे, ये सन्यासियों को बोला जाता था उनके ओरिजिन से। उनके ओरिजिन से तो कह सकते हैं, लेकिन निवेदिता हम उसको बोल सकते हैं कि उनके फाउंडर के नाम से, उनके फाउंडर के नाम से, है ना। यस, जनरली सिलसिलास वर नेम्ड आफ्टर द फाउंडर्स, राइट। जैसे कादिरी, कादिरी सिलसिला, ये भाई उनके फाउंडर के नाम के बाद पड़ा। लेकिन चिश्ती सिलसिला का नाम कैसे पड़ा? ये पड़ा है जिस जगह से वो आए थे, चिश्त शहर। चिश्त, इट्स अ सिटी इन अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में एक शहर है, वहां से चिश्तीज आए थे और इसी से इसका नाम पड़ा, अफगानिस्तान से। और भारत के अंदर जो सबसे फेमस सिलसिला था वो था चिश्ती सिलसिला। और हम यही देखेंगे कि क्यों ऐसा था कि चिश्ती सिलसिला भारत के अंदर सबसे ज्यादा फेमस था। यस, तो कुछ सिलसिला के नाम होते थे उनके फाउंडर के नाम पे, कुछ सिलसिला के नाम होते थे कि वो कहां से आए हैं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कादरी सिलसिला का नाम कैसे पड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। चिश्ती सिलसिला का नाम कैसे पड़ा सर? चिश्त शहर, अफगानिस्तान से वो आए थे, यहीं से उनका नाम पड़ा, है ना। सर ये, सर जी इस्लाम में तपस्या कैसे करते थे? अरे तपस्या मतलब ये तपस्या नहीं करते थे, बट सन्यासी टाइप ऑफ। की सन्यासी कौन होता है? देखो, सन्यास मतलब क्या होता है? आपने दुनिया संसार को त्याग दिया है और आप बस खुद के ही मेडिटेशन और सारी चीजों में मगन है, दैट इज नोन एज सन्यास, है ना, दैट इज नोन एज सन्यास। अब्दुल कादिर जिलानी, यस यस यस।
व्हाट इज चिश्ती? चिश्ती बच्चे सिलसिला का नाम है, ये एक सिलसिला का नाम है, एक सूफी और उनके फॉलोवर्स का ग्रुप था, उसको चिश्ती बोला जाता था। दलाई लामा इज अ टाइटल। यस। क्या हो गया स्नेहा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ चिश्ती सिलसिला। नॉट एग्जैक्टली बट हाँ, कह सकते हैं आप। बेसिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ना बहुत बाद में आते हैं। माउंटेन्स पर जाते हैं या नहीं, डिपेंड करता है। मेरा मिड टर्म एग्जाम आज एंड हुआ, ओके। ऑल इज बकवास। ओके खुशी। हु आर मौलवीज? सिलसिला बदलते रिश्तों का। चिश्ती भी इसी, बहुत वॉर हुए थे, जी हाँ। मस्जिद में पूजा किसी की नहीं होती, वहां बस प्रेयर की जाती है, दैट्स इट। नक्शबंदी किसके नाम पे हुआ? मुझे नाम याद नहीं है अभी। यस, ख्वाजा मेरे ख्वाजा सॉन्ग। सिलसिला किस चीज का चेन है? बच्चे लास्ट लेक्चर देख के आओ ना गरिमा, लास्ट लेक्चर में ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा यार, ऐसी बातें मत करो यार, लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हो यार, 10वीं 8वीं 10वीं बच्चों जैसी बातें मत करो, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिरी लेक्चर किस किस ने नहीं देखा है मुझे एक बार ये बताओ, आखिरी लेक्चर किस किस ने नहीं देखा है? यार आखिरी लेक्चर अगर देख के नहीं आओगे और सडनली क्लास में घुसोगे तो नई चीजें समझ आएंगी, ठीक है? ये सब लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मौलवी बेसिकली टीचर ही होते हैं बच्चे, मौलवी टीचर को ही कहा जाता है, राइट? मौलवी साहब जो होते हैं वो टीचर ही होते हैं, इस्लामिक टीचर जो होते थे। देखो मेरी बात सुनना, सर टर्म्स याद नहीं हुए हैं तो टर्म्स याद नहीं हुए, इट्स ओके ना भाई, टर्म्स याद नहीं होने से ऐसा कुछ वो थोड़ी हो जाता है। तुम लोग इतना पैनिक करने लगते हो छोटी छोटी बात पे, बच्चे थोड़ी हो यार छोटे से, ग्रोन अप चाइल्ड, 12वीं कक्षा में हो तुम लोग, 12वीं कक्षा में। व्हाट इज सिलसिला सर, ये कैसी बातें कर रहे हो बताओ? अब ये पूछो कि एप्पल क्या होता है सर, ए फॉर एप्पल बताया था आपने, एप्पल का होवे है सर, ये समझा दो। ऐसा ना चोल बे, ये ना चोल बे, ये ना चोल बे बिल्कुल भी। ठीक है, पिछली क्लास को देख कर आइए और फिर उसके आगे इस क्लास की बात करेंगे। अगर नहीं क्लियर है तो लास्ट क्लास को पहले देखो, उसको दोबारा से देखो, किताब पढ़ो, यही होता है ना। रिवीजन क्यों नहीं करते हो यार? मैंने हमेशा बोला है कि क्लास खत्म हो रिवीजन करो, बुक पढ़ो, मैं क्यों हर लेक्चर के बाद बोलता हूँ? इसी कारण से कि सर ये क्या बता रहे हो सर, सर ये तो सुना ही नहीं है। अरे कैसे, कैसे नहीं सुना है, कैसे नहीं सुना है? ये सब लास्ट क्लास में इतना डिटेल में चिल्ला चिल्ला के समझाया है मैंने, लाइक सर नहीं सुना मैंने, पॉसिबल नहीं है यार। मैंने ही पढ़ाया था, मैं ही पढ़ा के गया था, बेशरिया बाशरिया चिश्ती सिलसिला कादरी नक्शबंदी, ये सब लिखवाया है मैंने, कौन है ये, क्या है सिलसिला, क्या होता है, पूरा एक एग्जाम्पल के साथ समझाया मैंने। तो पिछला लेक्चर जाकर देखो, राइट? ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर आ गए और फिर सर आपने बताया नहीं सर, हमें तो समझ नहीं आ रहा है, हम तो ब्लैंक है यार। 12वीं कक्षा में हो बच्चे मेरे, है ना? समझो इस चीज को, ग्रोन अप्स हैं आप लोग। अब हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगले साल कॉलेज में जाना है आपको, तो तैयार रहो। अभी तो फिर भी चलो एक चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि सारी चीजें आपकी डाउट्स को सॉल्व किया जा रहा है, एक चीज को इतना डिटेल में बताया जा रहा है। कॉलेज में इतना कोई ध्यान नहीं देगा, किताब पढ़ो, खुद समझो, आजकल तो इंटरनेट गूगल भी है यार, इतना तो मतलब बेसिक सी चीजें हैं कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फिर फील कि सर बस टीचर ने बोला हमने सुन लिया, जाके लिख के आ गए, बाकी टाइम टाइम पास करने नहीं होगा बच्चे, मेहनत करनी पड़ेगी। शुक्र मनाओ आपके टाइम पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि घर पे बैठ के पढ़ पा रहे हो। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, हम घर पे ही बैठ के पढ़ते थे। इनफैक्ट मेरे स्कूल में हमारा जो मैंने बताया था आर्ट्स का बैच था, वो दूसरा या तीसरा बैच था, ठीक है, आर्ट्स का। स्कूल में शुरू ही तब हुआ था जब मैं 2017 में 2015 में 10th पास आउट हुआ था, तब आर्ट्स के लिए अलग से सेक्शन बनने शुरू हुए थे स्कूल्स के अंदर। हमारा तीसरा बैच था, कोई कोचिंग वोचिंग होती नहीं थी, मैंने तो खुद से पढ़ा था। देन स्टिल आई गॉट स्कोर्ड 93%। मेरी बुक, मैं बता रहा हूँ, तब हमारे पास 15 चैप्टर थे, आप लोग तो डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो। 15 चैप्टर थे, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे होंगे भले ही। 15 चैप्टर थे उस टाइम पे, 15 चैप्टर हिस्ट्री के 3 किताबें, पॉलिटिकल साइंस के 18 चैप्टर 2 किताबें, ज्योग्राफी के भी ऐसे ही कुछ चैप्टर थे 2 किताबें, हिंदी की 2 किताब थी, इंग्लिश की 2 किताब थी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि उतना सारा टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सर एक बार बोला आपने और हमें याद हो गया, रट गया, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चे। अभी भी मुझे पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मुझे पढ़ के आना पड़ रहा है तो आप समझ लो कि फिर आप कहाँ पे हो अभी, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो बुक, ये मेरी 12th क्लास की बुक है,
अभी भी एकदम अच्छे से संभाल के रखी हुई है। मुझे भी पढ़ना पड़ता है बुक को, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को बुक नहीं पढ़नी पड़ती या मुझे सब दिमाग में याद हो गया, नहीं। किसी को नहीं होता इतना, सबको रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इस चीज को समझो, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। बार बार 1000 बार पढ़ोगे तब जाके याद रहेंगी चीजें कुछ वक्त तक, ठीक है। तो प्लीज पढ़ो अच्छे से, रिवीजन करो बार बार। टर्म्स नहीं समझ आ रहे उनको लिखो, उनके मीनिंग। अब जैसे यहां पर मैंने टर्म्स लिख दिए भाई, एक ये तो शॉर्ट नोट खुद से ही बना सकते हो ना यार, कि कोई सर हार्ड टर्म्स हैं उसको लिख लिया एक जगह पे, उनके मीनिंग लिख लिए। फोन सबके पास है, ठीक है, आप अगर क्लास देख रहे हो तो फोन आप सबके पास है, मुझे पता है, और इंटरनेट कनेक्शन भी है। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। बुक में कोई शब्द नहीं समझ आ रहा है, उस शब्द को टाइप करो, उसके मीनिंग आ जाएंगे, बुक में लिख लो। ये सब करना पड़ेगा। समझ क्यों नहीं रहे हो ये चीजें? ये चीजें आपको समझनी होंगी। हम ऑलमोस्ट सेशन के बीच में आ चुके हैं, और अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट आप इतने ग्रोन अप हो चुके हैं, एटलीस्ट आप 12th में अडॉप्ट हो गए और आपको सेल्फ स्टडी करना आ गया है। बट स्टिल मेनी ऑफ यू आर लैकिंग कि सर सेल्फ स्टडी का हो गया। पूछेंगे बच्चे सर सेल्फ स्टडी का हो गया, ये कैसे करते हैं सर, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं यार? देखो ये चीज समझना, कोई भी टॉपर ना ऐसे ही टॉपर नहीं बन जाता है कि उसको 4 किताबें दे दी गई हो, उसने रट लिया हो और वो टॉपर बन गया हो, ऐसा नहीं होता है। जो खुद से मेहनत नहीं करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये याद रखो। मैं भले ही कितना भी समझा दूं, कितना भी बता दूं, खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, इट्स ऑफ नो यूज, एवरीथिंग इज फ्यूटाइल, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा शुरू करो, फोकस करो पढ़ाई पे, और मेहनत करो थोड़ी सी प्लीज। 12वीं कक्षा है, आसान नहीं है, मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि भाई कठिन है, मेहनत लगेगी, तो पढ़ो थोड़ा सा, खुद से भी मेहनत करो, एफर्ट्स दो। समझे बातों को? चैट क्यों डिसेबल हो गई है? हम्म, बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आज की बात करते हैं। देखो सूफीज के बारे में हमने बात की थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं यार। बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने आपको बताया कि राम इज ईटिंग एप्पल, राम खड़ा होके एप्पल खा रहा है। आपने उस चीज को एक बार किताब में पढ़ लिया, अब इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आया? मुझे बताओ इसमें क्या है जो समझ नहीं आया? सूफी कौन थे? सूफी वो संत थे, सूफी सेंट्स थे, जो इस्लाम के अंदर बेसिकली जो प्रैक्टिसेस थी उनको मना कर रहे थे कि भाई मटेरियलाइज कर दिया गया है, जो ये इतना सारा आपने ढोंग दिखावा आडंबर किया हुआ है, हम इसको नहीं मानते, हम इस्लाम की सिंपल प्रैक्टिसेस को ही मानेंगे, और उसी प्रकार से हम कुरान का अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देंगे, अपने हिसाब से हम उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे। हम उलेमाज, उलेमाज कौन है? रिलीजियस टीचर्स। भाई कितनी बार बताया, उलेमाज कौन होते हैं? उलेमाज होते हैं रिलीजियस टीचर्स। अब इसमें क्या समझ नहीं आया? समीर सर क्या है? हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टीचर जो हिस्ट्री पढ़ाता है। उलेमास कौन है? रिलीजियस टीचर जो धर्म का ज्ञान देते हैं। इसमें क्या समझ नहीं आया? सर उलेमा क्या होता है? छोड़ो। ऐसी बातें अगर ऑफलाइन में मिलके मुझे करते ना, कसम से गोली मार देता मैं तुम लोग को। अगर ऐसी कोई बात मुझसे करता ना ऑफलाइन में, है ना, गोली मार देता मैं। टैबलेट वाली गोली, ऑब्वियसली बंदूक वाली नहीं, बेशर्मो। चलो, सर सूफी क्या होता है, सर चिश्ती क्या होता है, सर ये कौन होता है, ऐसी बातें कसम से बता रहा हूँ, ऑफलाइन मिलते ना मुझे, मैं पकड़ के मारता तुम लोग को, फिर पढ़ाता मैं, फिर बताता मैं कि हाँ आप बताओ क्या होता है। मस्ती खत्म नहीं हो रही है। चलो बात सुनो मेरी। देखो भाई, चिश्तीज इन दी सब कॉन्टिनेंट। चिश्तीज कौन थे? सर ये सिलसिला था, राइट। सिलसिला क्या होती है? सर एक चेन होती है। चेन मतलब ऐसी कोई दिखने वाली चेन नहीं होती। चेन का मतलब क्या होता है? एक चेन रिएक्शन समझते हो ना? चेन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया और उस रिएक्शन के कारण और भी कई सारी रिएक्शन शुरू हो गई। तो बेसिकली एक लिंक है। जैसे हमारा लिंक, हम अगर अपने लिंक की बात करें तो भाई देखो सबसे ऊपर क्या है? पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू के बाद हमारा आर्ट्स वाला, आर्ट्स वाला के अंदर सर हमारा अग्रिम बैच,
अग्रिम बैच के बाद हमारे समीर सर। समीर सर क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। और आप क्या हैं? स्टूडेंट्स। तो क्या हम सब एक चेन से जुड़े हुए हैं? ये एक सिलसिला चल रहा है, मतलब मेरे स्टूडेंट हो आप हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं और आप मेरे स्टूडेंट हो, मतलब आप मेरे साथ एक चेन से जुड़े हुए हो, राइट? मैं आपको हिस्ट्री का नॉलेज देता हूं, हिस्ट्री के बारे में बताता हूं, तो आप मुझसे जुड़े हुए हो। मतलब देखो, बात समझना मेरी यहां पे। हिस्ट्री ठीक है, अग्रिम 2.0 पे अमित सर पढ़ा रहे हैं, तो भाई उनके भी स्टूडेंट होंगे, है ना? सेम चीज है हिस्ट्री, लेकिन वहां पे है हमारे पास अमित सर और स्टूडेंट्स। ये एक चेन है जिसमें आपस में हम जुड़े हुए हैं। आप मुझसे हिस्ट्री पढ़ते हो, आप मुझे फॉलो करते हो, अमित सर से हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? हम दोनों का तरीका अलग है, पढ़ा हम एक ही सब्जेक्ट रहे, बट आप उनका लेक्चर उठा के देखोगे और मेरा लेक्चर उठा के देखोगे, आपको अंतर दिखेगा। उनका तरीका बहुत अलग है, मेरा तरीका बहुत अलग है, और हर टीचर का होता है अलग तरीका, नो डाउट। तो मतलब क्या हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक चेन के थ्रू? बिल्कुल सर, एक लिंक के थ्रू जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सर। ये सिलसिला वही होता था। देखो भाई, सबसे ऊपर है प्रॉफेट मोहम्मद, उनके ऊपर है अल्लाह, उनके नीचे हैं कौन? सूफी सेंट, और उनके नीचे हैं कौन? उनके नीचे हैं कौन? फॉलोवर्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं कि ये इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद के मैसेज को अपने हिसाब से फॉलोवर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सूफी संत हो गए, उनके फॉलोवर हो गए। ये जो एक चेन है, इसको ही बोलते हैं क्या? इस चेन को ही बोलते हैं सिलसिला। तो ऐसे ऑब्वियसली कई सारे सूफी होंगे, सूफी संत होंगे और उनके फॉलोवर होंगे। हम उन्हीं के नाम लिख रहे थे यहां पर, ठीक है? ये उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं कि चिश्ती के फॉलोवर अलग, नक्शबंदी के अलग, कादरी के अलग, सोहरावर्दी के अलग, ठीक है सर। अब ऐसा ही एक सिलसिला भारत के अंदर जो सबसे फेमस था वो था चिश्ती सिलसिला। अमंग द सूफी माइग्रेटेड हु माइग्रेटेड टू इंडिया, 12वीं शताब्दी के आसपास चिश्ती सबसे इन्फ्लुएंशियल थे। अब सूफी भारत कैसे पहुंचे? ऑब्वियस सी बात है सर, सूफी भारत पहुंचे क्योंकि दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ था, और जब अरबिक और टर्किश रूल यहां पर स्थापित हुआ तो वो यहां पर आया। दूसरा रीजन ये था, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ा है क्या? मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ा था। मंगोल एम्पायर में आपको याद होगा गेंगिस खान ने बगदाद पे अटैक कर दिया था। गेंगिस खान अटैक्ड बगदाद, और टर्की के आसपास के इलाकों में अटैक्ड बगदाद एंड टर्की के इलाकों में, बिल्कुल सर। जब यहां पर अटैक हुआ तो लोग गेंगिस खान से भागने के लिए भी भारत आए। उन्हें पता था कि भाई भारत में ऑलरेडी हमारा एक एम्पायर स्थापित हो चुका है, तो वो भाग भाग कर भारत में आकर सेटल हुए, राइट? और अब्बासिद कैलिफेट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। अब्बासिद जो कैलिफेट थे, खलीफा थे, उनको मार दिया गया था। तो कई सारे इस्लामिक सेंट और सूफी सेंट जो हैं भाग भाग कर भारत में आए थे। इसका मेन रीजन यही था कि मंगोल अटैक हुआ था, तो वो भी भारत में और भारत में आकर सेटल हो गए। और आगे के आने वाले सालों में हमें देखने को मिलता है कि ये जो सूफी संत थे, ये सूफी सेंट जो थे, जो चिश्ती सिलसिला था, ये सबसे फेमस हुआ। अब ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि भाई सूफी सबसे सक्सेसफुल हुए? इस पूरे टॉपिक का यही पॉइंट है कि वाई सूफीज वर द मोस्ट सक्सेसफुल सिलसिला इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सवाल भी आ सकता है आपके पास कि भाई वाई सूफीज वर द मोस्ट एक्सेप्टेड सिलसिला इन इंडिया, या सूफी सबसे फेमस, जो सूफी सिलसिला सबसे फेमस था वो चिश्ती सिलसिला था, क्या कारण है बताइए? तो उन्हीं के बारे में अब हम बात करेंगे कि और भी सिलसिला भारत आए, लेकिन सूफी सिलसिला सबसे ज्यादा भारत में क्यों एक्सेप्टेड था, और उसको फॉलो करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे। ना केवल इस्लाम में, बट इस्लाम के बाहर भी काफी सारे लोग, काफी सारे ये चिश्ती सेंट्स को फॉलो करते थे। इसका एक रीजन यही था कि भाई वो लोकल एनवायरमेंट में बहुत जल्दी अडॉप्ट हो गए थे, लोकल एनवायरमेंट में बहुत जल्दी अडॉप्ट हो गए थे, और भारत के ही लोकल ट्रेडिशंस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। लोकल ट्रेडिशन क्या हुआ भारत के? इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस क्या थे? भक्ति ट्रेडिशन। इस टाइम पे भारत में भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था, तो उन्होंने भक्ति के ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, और उसके तहत अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाया, और भारत के लोकल कस्टम और कल्चर में वो ढल गए, और उसके चलते उन्होंने लोगों तक अपना नॉलेज पहुंचाया, और यही कारण हुआ कि वो सबसे ज्यादा फेमस हुए भारत के अंदर। अब चिश्ती खानका की बात करते हैं कि चिश्ती खानका में क्या होता था। भाई खानका क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक टीचर हूं, सपोज अभी हमारे पास ऑनलाइन मीडियम नहीं है, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे फॉलो करने वाले बच्चे ऑब्वियसली मुझसे पढ़ने आएंगे। आप, अगर मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, तो आप लोग वहां पर आएंगे। अब भाई ये तो संत हैं, तो ये तो कोई टीचिंग कोचिंग तो पढ़ा नहीं रहे, ये तो धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि भाई मैं सूफी हूं, आपको भी सूफी बनना, आप मेरे साथ आकर रहो, मतलब आप दुनिया वनिया को छोड़कर आ रहे हैं। मैंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट खोला, और मैंने बोला कि आप लोग आके यहीं पर मेरे साथ रह सकते हो। नीचे हॉल में आप लोग रहोगे, ऊपर एक छोटा सा कमरा है, मैं वहां पर रहूंगा, मैं आपको दिन में पढ़ाऊंगा, बाकी दिन में हम अपने अपने सब काम करेंगे, और फिर
ऐसे ही हम उस जगह पर रहेंगे। तो वो जो स्टे होती थी, वो जो जगह होती थी, उसको खानकाह बोला जाता था। खानकाह इट वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, यहीं पर पूरी सोशल लाइफ चलती थी। जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस चिश्ती सेंट। इनका जो हॉस्पाइस था या जो इनका खानका था 14वीं शताब्दी में यमुना नदी के किनारे बना था ग्यासपुर दिल्ली में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट खानका था पूरे भारत में, वन ऑफ द मोस्ट, आप कह सकते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने वाला खानका था ये। इसमें कई सारे कमरे थे, कुछ कमरे थे, एक बड़ा सा हॉल था जिसको जमात खाना बोलते थे, और यहां पर इनमेट्स और विजिटर्स रहते थे। इनमेट्स कौन होते हैं? जो उन जगह पर रह रहे हैं। इनमेट्स, मेट्स कौन होते हैं? दोस्त। इनमेट्स कौन हुए? जो उसी खानका में रह रहे हैं, और बाहर से भी विजिटर्स आते थे इनको फॉलो करने के लिए, इनको मिलने के लिए। तो एक कुछ रूम होते थे और एक बड़ा सा हॉल था जिसको जमात खाना बोलते हैं। यहां पर ही शेख जो है अपनी टीचिंग्स देते थे, और यहीं पर इनमेट्स रहते थे, और विजिटर्स आते थे वो शेख से मिलते थे। ठीक है सर। शेख बेसिकली ऊपर छत पर एक छोटे से रूम में रहते थे, राइट, और यहां पर ही मॉर्निंग से इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में लोगों से मिलते थे कि भाई कोई विजिटर अगर बाहर से आ रहा है उसको पर्सनली शेख से मिलना है, तो छत पर ऊपर जो रूम होता था एक छोटा सा, वहां पर वो विजिटर्स से मिलते थे। अब विजिट करने यहां पर एक ओपन लंगर भी होता था। बेसिकली एक चीज और होती थी कि पूरे खानकाह के इर्द गिर्द एक ऊंची सी दीवार होती थी, जिससे कि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता था। तो जब मंगोल इन्वेजन हुआ और लोग भाग भाग कर यहां पर आए, तो एक सुरक्षित जगह थी जहां पर वो छुप कर रह सकते थे, राइट। ठीक है सर। इवन इनफैक्ट दिल्ली में भी जब मंगोल्स ने अटैक किया था, मंगोल्स का अटैक हुआ था दिल्ली में भी, तो मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए लोग भाग भाग कर खानका में ही आकर छुप जाते थे। ठीक है सर। अब खानका में एक ओपन किचन होता था जिसको लंगर बोला जाता था, और ये फुतूह पे चलता था। फुतूह क्या होती है? चैरिटी। आपको पता है सिखिज्म में ये अभी भी फॉलो होता है। भाई आप देखेंगे कि वहां पर लंगर चलता है और वो आपसे पैसे नहीं लेते। तो वो लंगर चल कैसे रहा है सर? कौन पैसा दे रहा है? जो लोग चैरिटी करते हैं। अब देखो यहां पर आप कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो कि सर सन्यासी कैसे हुए वो लोग, वो साधु संत कैसे हुए। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि ये लोग लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस को भी एक्सेप्ट कर लेते थे, राइट। ऑल्दो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी कई सारे ऐसे लोकल ट्रेडिशंस हैं जिनको इन्होंने अपना लिया, जिनको इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, राइट। बिल्कुल सही सर। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस को भी ये लोग अपना लेते थे। इसीलिए कई बार हम एक शब्द का इस्तेमाल ना सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉनोटेशन के लिए नहीं करते हैं। जैसे एक आपने पूछा था एक सवाल कि सर उनके यहां पर तो मतलब कोई भगवान है नहीं, तो वो पूजा किसकी करते हैं? क्या? तो प्रेयर करते हैं वो लोग, राइट। दे प्रे, वो साथ में बैठकर नमाज पढ़ते हैं और वो अपनी प्रेयर को गाते हैं, राइट। प्रेयर पढ़ते हैं, प्रेयर गाते हैं, और कुछ उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही सर। एक शब्द आपने पूछा था मौलवी कौन होते हैं? मौलवी बेसिकली आप वही समझिए, टीचर होते हैं, है ना। टीचर होते हैं, आप ऐसा समझिए कि इस्लामिक टीचर आप कह सकते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी साहब होते हैं, तो वैसे मौलवी साहब होते हैं उनके यहाँ पे। सारी चीजें इंटर रिलेटेड ही हैं, ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है। और अभी उतना डिटेल में मत जाओ, वो जब पूरा डिटेल में इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम समझेंगे उस चीज को। अभी हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और अभी इतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उतना डिटेल में मैं अभी कभी उसको पढ़ने नहीं गया। हाँ, मैंने उसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, बट हर उसके अपने टर्म्स होते हैं। जैसे मैंने जब मैं हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि मैं आपको एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, मैं धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसके धार्मिक कॉनोटेशंस क्या हैं, वो धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है, धर्म में उसके क्या क्या जरूरतें हैं, नहीं है, वो उससे मुझे लेना देना अभी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। हम इसको एक एज अ प्रोसेस की तरह समझ रहे हैं, रादर देन एज अ रिलीजन। क्योंकि ये कोई धर्म की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको धर्म का ज्ञान दे रहा हूं, नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हमें उस तरीके से इसको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। अब मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक हर जगह से, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब देखो क्या करते हैं ना, एनसीईआरटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एनसीईआरटी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसे छोटे छोटे ना, ऐसे छोटे छोटे ना ये लोग फ्रेजेस यूज कर लेते हैं। जैसे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब क्या हुआ? हर तबके के लोग आते थे, हर प्रकार के लोग शेख साहब से मिलने के लिए आते थे। सोल्जर्स, सिपाही, गुलाम, सिंगर्स, मर्चेंट्स, व्यापारी, पोएट्स, कवि, ट्रैवलर्स, घुमक्कड़, गरीब, अमीर, हिंदू जोगी, योगी भी आते थे, कलंदर, इवन वो सूफी जो सन्यासी बन चुके हैं वो भी शेख से मिलने के लिए आते थे। देखो सूफी भी दो टाइप के हैं, एक जिन्होंने अपना खानका बनाया और रहकर टीचिंग दे रहे हैं, एक जिनको देश दुनिया से मतलब नहीं, उन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया, तो वो कहलाए कलंदर, मलंग, हैदारीज। अब सूफीज के अंदर भी दो टाइप के सूफीज होते थे, बेशरिया, बाशरिया, जो शरिया को मानते थे, बाशरिया, बेशरिया, जो शरिया को नहीं मानते थे, इस्लामिक लॉ को नहीं मानते थे। उसके अलावा ये लोग क्यों आते थे भाई?
डिसाइपलशिप के लिए। डिसाइपलशिप का मतलब क्या हुआ कि मुझे अपना आप स्टूडेंट बना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, एम्यूलेट समझते हो, ताबीज। एम्यूलेट्स का मतलब क्या होता है? ताबीज, कि भाई मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई दिक्कत है, आप मुझे कोई जादुई ताबीज दे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। या फिर इंटरसेशन, इंटरसेशन का मतलब क्या होता है? इंटरसेशन का मतलब क्या होता है? आप शेख की राय जानना चाहते हैं, आप उनसे कुछ उपदेश लेना चाहते हैं कि देखिए हमारी जिंदगी में ये चल रहा है, आप बताइए हम क्या करें, हमारी लाइफ में ये चल रहा है, आप बताइए हम क्या करें। तो दे यूज टू कम, अलग अलग ग्रुप से लोग आते थे और अलग अलग चीजों के लिए उनके पास आते थे। अमीर लोग, अदर विजिटर्स, जैसे कुछ रईस पोएट्स, राजाओं के रिच पोएट्स, वेल नोन फेमस पोएट जैसे आमिर हसन सिद्दी, ये आए थे। आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी के बारे में तो आपको पता ही है, जियाउद्दीन बर्नी, ये सब लोग भी शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आते थे और इन्होंने शेख के बारे में लिखा भी है। अब बेसिकली जब आप शेख के पास जा रहे हैं तो क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी? आप शेख के सामने जाएंगे तो आप सर झुकाएंगे, है ना, आप सर झुकाएंगे। जो कोई विजिटर आ रहे हैं उनको पानी पिलाना। अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं और उनको सेवा करनी है तो वो कैसे सेवा करेंगे? देखो भाई, शेख के सामने पहले सर झुकाओ, कोई आ रहा है तो आप उनको पानी पिलाओ, है ना। आपके यहां पर अगर कोई नया बंदा आया है तो उसका हेड शेव करो। मैंने बताया था ना, सूफी कभी भी बाल नहीं रखते थे, वो हेड शेव करके ही रखते थे। योगिक एक्सरसाइजेस की जाती थी। तो ये सब चीजें क्या है? ये वही से तो ली गई है, हमारे लोकल ट्रेडिशन से ही तो ली गई है ना भाई। ये योगिक ट्रेडिशन हो गई, नॉर्मल मेडिटेशन, योगिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ये सब लोकल ट्रेडिशन से ही लिया गया है, लोकल ट्रेडिशंस को ही अपनाया गया, इसलिए लोग चिश्तीस को ज्यादा फॉलो कर पाए। अब देखो भाई, मैं सपोज एक कल्चर आपके सामने लेकर आया, लेकिन वो कल्चर एकदम फॉरेन है, तो आप मेरे पास आ पाओगे क्या? आप मेरे साथ जुड़ पाओगे? नहीं। बट मैं एक ऐसा कल्चर आपको बता रहा हूं जो आपके आपके जैसा ही है, आपके नियम कानूनों जैसा ही, आपके रहन सहन जैसा ही है, तो आप उसको ज्यादा इजीली फॉलो कर पाओगे। चिश्तीस ने भी वही काम किया। इनफैक्ट शेख निजामुद्दीन ने एक जो और बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अपने कुछ स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट किए। बात समझे, बात सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख निजामुद्दीन ने क्या किया? सपोज मैं भोपाल से पढ़ा रहा हूं, है ना, और भोपाल में मेरे पास ऑफलाइन आप लोग पढ़ने आते हैं, तो मैं तो सिर्फ भोपाल में रिस्ट्रिक्टेड रह गया। लेकिन शेख निजामुद्दीन ने क्या करा? अपने सक्सेसर अपॉइंट किया। मेरे स्टूडेंट्स में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे स्टूडेंट होंगे, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स को चुना और मैंने क्या बोला कि आप अलग अलग स्टेट्स में जाइए और मेरी टीचिंग्स को फैलाइए। बात समझे? अब क्या हो रहा है कि मेरी टीचिंग, मैं हूं एक जगह पे बट मेरी टीचिंग्स और जगहों पर भी फैल रही है, मतलब मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर। शेख निजामुद्दीन ने भी वही किया, अपने स्पिरिचुअल सक्सेसर अपॉइंट किया और उनको क्या बोला कि आप अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में जाइए और अपने खानका सेटअप कीजिए। यही रिजल्ट है, इसी का रिजल्ट था कि जो चिश्ती की टीचिंग्स थी, चिश्तीज की प्रैक्टिसेस थी और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, इतना ऑर्गेनाइजेशन था, वो बहुत दूर दूर इलाकों तक फैला और लोगों को शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में पता चला, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ी, वो बहुत ज्यादा फेमस होने शुरू हुए। ये देखिए, चिश्ती सिलसिला के कुछ मेजर टीचर्स, शेख मोइनुद्दीन सिद्दी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली। अब आप देखेंगे तो अजमेर, दिल्ली, पाकिस्तान, दिल्ली, ये अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, अलग अलग सूफी टीचर्स, एंड दे आर इन डिफरेंट एरियाज। इससे क्या हो रहा है कि भाई एक ही जगह पर चिश्ती सिलसिला नहीं ठहरा हुआ है, पूरे भारत पे फैला हुआ है अलग अलग टीचर्स के थ्रू। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब अलग अलग टीचर्स के थ्रू ये पूरे भारत में फैला हुआ है, मतलब सपोज मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को अपॉइंट किया और मैंने कहा कि आप मेरी टीचिंग्स को बाकी लोगों तक पहुंचाइए, उनको भी मेरी टीचिंग्स के बारे में पता चला। अब मेरी दरगाह जब बनेगी तो वो सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में, पूरे भारत के लोगों को पता है। तो उस दरगाह में अब पूरे भारत से लोग आएंगे मेरी दरगाह पर। उससे क्या होगा भाई, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मेरा फेम बढ़ेगा, वो मेरी दरगाह एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाएगी। दिस इज हाउ सूफिज्म इट ग्रू, और चिश्ती इसीलिए इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए भारत के अंदर। जैसे आप देखेंगे दाता गंज बख्श 1039 में अबुल हसन अल हुजवीरी, ये हुजवीर में रहने वाले थे, गजनी अफगानिस्तान में। इनको इंडस नदी क्रॉस करनी पड़ी और भारत में ये आए, टर्किश आर्मी इनको लेकर आई। ये लाहौर में सेटल हुए और लाहौर में सेटल होकर पर्शियन में इन्होंने किताब लिखी बहुत फेमस, कश्फ उल महजुब। याद रखना इस चीज को, कश्फ उल महजुब, अनवेलिंग द वेल्ड। वेल्ड का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है पर्दा या ढका हुआ, कुछ चीज ढकी हुई है, ढका हुआ या छुपा हुआ, है ना। मैंने कपड़े से किसी चीज को ढक दिया।
अनवेलिंग द वेल्ड, अनवेलिंग मतलब पर्दा डला हुआ है, पर्दा उठाना। इन्होंने एक किताब लिखी, क्या नाम था उसका, कश्फ उल महजुब। इन्होंने तसव्वुफ का मतलब पहली बार यहां पर एक्सप्लेन किया। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने तसव्वुफ का मतलब एक्सप्लेन किया और यह बताया कि सूफिज्म होता क्या है। हुजवीरी की मृत्यु हुई 1073 में और इनको लाहौर में ही बरी कर दिया गया। अब आगे चलकर सुल्तान महमूद, गजनी के जो सुल्तान महमूद थे, उनके ग्रैंडसन ने, उनके पोते ने इसके ऊपर एक टूम बनवाई, एक दरगाह बनवाई और आगे चलकर ये टूम जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गई पिलग्रिमेज की, पर्टिकुलरली सूफी संतों के द्वारा। इनफैक्ट आज भी हुजवीरी की जो टूम है उसको दाता गंज बख्श कहा जाता है, या फिर गिवर हु बेस्टाउज ट्रेजर्स एंड हिज मसोलियम, या उनकी जो उनके आसपास जो मॉस्क बनाई गई है उसको बोला जाता है दाता दरबार या कोर्ट ऑफ द गिवर। कि भाई इस टूम में अगर कोई भी आता है, इस दरगाह में अगर कोई भी आता है तो उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, तो दाता गंज बख्श उनका नाम पड़ा। तो अबुल हसन अल हुजवीरी, इन्होंने किताब लिखी थी कश्फ उल महजूब और पहली बार इन्होंने बताया कि सूफिज्म या तसव्वुफ क्या है और उसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये देखो 17वीं सेंचुरी पेंटिंग, शेख निजामुद्दीन औलिया और उनके डिसाइपल आमिर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के ही डिसाइपल थे आमिर खुसरो। अब चिश्तीज का जो प्रेयर करने का तरीका था वो बहुत यूनिक था। दो चीजें थी, जियारत और कव्वाली। चिश्तीज ने दो नई चीजों को स्टार्ट किया था, जियारत और कव्वाली, ठीक है सर। पिलग्रिमेज, उसको बोला जाता था जियारत। पिलग्रिमेज को क्या बोलता था, जियारत। पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी सूफी संत की मृत्यु हो गई तो आप उनकी टूम पर जाते हैं, सपोज उनकी कभी कोई उनका बर्थ एनिवर्सरी है या डेथ एनिवर्सरी, तो आप उनकी दरगाह पर जाते हैं, है ना, और उनकी दरगाह पर आप जाते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। तो जियारत, पिलग्रिमेज को क्या बोला था, जियारत। कहां पर, सूफी संतों की दरगाह पर, राइट, बरकत लेने के लिए। भाई वहां पर जैसे हमारे यहां पर क्या बोलते हैं, आशीर्वाद, तो वहां पर बोला जाता है बरकत, बरकत। 5 ग्रेट सूफी संतों की दरगाह सबसे इंपॉर्टेंट थी इसी कारण से। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से थी, रिवर्ड का मतलब द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जिसको सबसे ज्यादा पूजा जाता था या रिस्पेक्ट किया जाता था, वो कौन सी थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिनको गरीब नवाज भी बोला जाता है, कंफर्टर ऑफ द पुअर, गरीब नवाज। कि भाई इनके यहां जो कोई भी आता था, शेख मोइनुद्दीन, इनके यहां पर जो कोई भी आता था ये सबको, मतलब गरीबों को बहुत हेल्प करते थे, बहुत चैरिटी करते थे और उनको बहुत ख्याल रखते थे। तो दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये पॉपुलर थी, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या हुआ, तपस्या, तपस्या। एंड पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है, पीटी का मतलब होता है दया। कि भाई एक तो बहुत तपस्वी थे वो, बहुत बेहतरीन, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे, और दूसरा बहुत दयावान थे वो, राइट, बहुत दयावान थे। दूसरी चीज, उनके सक्सेसर बहुत महान थे, उनके बाद उनके जो सक्सेसर आए वो बहुत महान थे। और तीसरी चीज, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी आते थे। तो इन 3 कारणों से इनकी दरगाह सबसे फेमस थी। सबसे पहली चीज कि वो खुद बहुत ही दानी और तपस्वी व्यक्ति थे। दूसरी चीज, उनके जो सक्सेसर हुए वो भी बहुत महान थे, और इनके यहां पर पेट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, तो इनके यहां पर कई सारे बड़े बड़े राजा महाराजा दर्शन करने आते थे। जैसे आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ये पहले सुल्तान थे जो इनके श्राइन में आए थे, इनकी दरगाह में आए थे। और यहां पर इनका टूम जो था, इनका टूम जो था वो बना था 15वीं सेंचुरी में सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑल्दो इनकी श्राइन में या इनके यहां पर सबसे पहली बार गियासुद्दीन तुगलक आए थे, लेकिन इनका मकबरा जो बनवाया गया था, इनका जो दरगाह बनवाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी मालवा से जो थे। मालवा कहां पर है, मध्य प्रदेश में। मालवा इज इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इलाका है मालवा प्लेट्यू, वेस्टर्न पार्ट जो है उसको मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। अब दूसरा रीजन क्या था कि ये श्राइन जो थी दिल्ली और गुजरात के बीच में लोकेटेड थी, तो यहां पर कई सारे ट्रेवलर्स आते ही थे। अब देखो व्यापार होता था गुजरात और दिल्ली के बीच में अच्छा खासा, तो जब भी कोई ट्रेवलर जाता था तो रास्ते में वो यहां से विजिट करता हुआ जाता था। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ज्यादा फेमस थी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि 16वीं शताब्दी तक आते आते ये इतना फेमस हो गया, ये इतना फेमस, ये कहां पे बना था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सर ये बनी थी अजमेर में, दिल्ली से गुजरात के बीच में। तो जो भी यहां पर आते फिर वो जाकर इनकी बढ़ाई करते। तो अकबर ने 16वीं शताब्दी में इसके बारे में सुना और फिर अकबर भी यहां विजिट करने आया। माना जाता है कि अकबर 14 बार इस दरगाह में आया था,
14 बार इस दरगाह में आता, और कई बार एक साल में 2 से 3 बार आता था। कभी कोई नई लड़ाई लड़ने जा रहा है, या कभी उसने कोई वो लिया, प्रण लिया हुआ है कि मैं ये काम करूंगा, या उसके बेटों का जन्म होता था, तो अकबर 14 बार इनकी दरगाह पर आया था, और 1580 तक उसने इस काम को कंटिन्यू किया। 1582 में आपको पता है कि उसने फिर खुद का एक रिलीजन शुरू कर दिया था, विच वॉज कॉल्ड दीन ए इलाही, है ना। ओके सर। जब भी कभी वो विजिट करने आता था तो बहुत महंगे महंगे और बड़े बड़े गिफ्ट देता था, और ये रिकॉर्ड हमें मिलते हैं जो इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें। जैसे 1568 में जब वो विजिट करने गया था, तो उसने एक बहुत बड़ा कॉल्ड्रॉन, देग समझते हो कॉल्ड्रॉन क्या होता है? कॉल्ड्रॉन पतीला समझते हो? आपने देखो मंदिरों में बहुत बड़े बड़े पतीले होते हैं जिनमें प्रसाद बनता है, विजिटर्स के लिए खाना बनता है। तो एक बहुत बड़ा पतीला गिफ्ट किया था 1568 में उसने, ठीक है। इनफैक्ट उसने एक मॉस्क भी बनवाया था, दरगाह के अंदर एक मस्जिद भी बनवाई थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो चिश्ती वर वेरी पॉपुलर हियर। मुगल्स ग्रीटिंग द शेख ग्रीटिंग्स द मुगल एम्परर जहांगीर ऑन हिज पिलग्रिमेज टू अजमेर, पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट नेम मनोहर, 1615। मनोहर के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी कि जब अलाउद्दीन खिलजी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आए थे तो कैसे बाकी सारे शेख उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। अब जियारत में क्या होता था? जियारत में आप पिलग्रिमेज पर जाते थे, तीर्थ यात्रा में। अब आपने सुना होगा, आप देखो जब भी कभी आप मंदिर जाते हो तो भजन वगैरह हो रहे होते हैं, सुंदरकांड हो रहा होता है, आपने सुना होगा ना, भजन बज रहे होते हैं, या एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो भजन गा रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बैठकर सुनने में। आप गुरुद्वारा चले जाइए तो वहां पर पूरे टाइम वही चलता रहता है ना, वो गुरबाणी को गाते रहते हैं। बिल्कुल सही सर। आप इस्कॉन टेम्पल चले जाइए तो वहां पर श्री कृष्ण भजन चलते रहते हैं, मतलब कीर्तन बोलते हैं उसको हम लोग, लोकल भाषा में इट इज नोन एज कीर्तन। कीर्तन शब्द आपने सुना होगा, है ना, उसको हम कीर्तन बोलते हैं। सेम चीज, सेम चीज जब दरगाह के अंदर चलती थी तो उसको बोला जाता था कव्वाली। सेम चीज शुरू की गई जिसको बोला गया कव्वाली, ठीक है। कव्वाली म्यूजिक और डांस, कि भाई म्यूजिक और डांस के थ्रू आप एक समा बनाते हैं, म्यूजिक और डांस के थ्रू आप एक समा बनाते हैं टू इवोक डिवाइन एक्सटेसी। डिवाइन एक्सटेसी कि भाई आप एक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा माहौल जहां पर पूरा आप एकदम भक्ति भाव में विभोर हो चुके हैं, राइट। तो यहां पर जियारत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जियारत के साथ साथ उस दरगाह में एक प्रैक्टिस क्या चल रही है सर? समा बनाया जा रहा है। किसके थ्रू? कव्वाली के थ्रू। डांस और म्यूजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम मिस्टिकल गाने गाए जा रहे हैं। आपने सुने भी होंगे कई सारी कव्वालियां, भाई कुम फाया कुन सुन लो, ख्वाजा मेरे ख्वाजा सुन लो। ये सब क्या है? ये कितना सूदिंग म्यूजिक होता है, कितना अच्छा लगता है सुनकर, ये कव्वाली है। तो उससे क्या होता है कि आप ब्लेसिंग सीख कर रहे हैं, बट डांस और म्यूजिक के फॉर्म में। बात समझ रहे हो? मैं एक्सटेसी का एक एग्जैक्ट हिंदी वर्ड आपको बताता हूं, एक सेकंड देना। परम आनंद या उत्साह, ऐसा समझ लीजिए। जॉय, जॉय, आनंद, है ना। ठीक है सर। क्या करते थे वो लोग? यहां पर दो चीजें होती थी, जिक्र करके, आप भाई भगवान का नाम बार बार रिपीट करके, आप जो भी आपकी प्रेयर है उनको बार बार पढ़ के, या फिर समा के थ्रू। समा का मतलब क्या होता है? डांस और म्यूजिक का परफॉर्मेंस करके, ठीक है सर। तो बेसिकली क्या होता था? कव्वाली के अंदर जिक्र होता था और समा होता था, ठीक है, ठीक है। और ये समा, ये बहुत ही तगड़ी चीज थी जो चिश्तीज ने डेवलप की थी। और ये समा का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये उन्होंने भक्ति मूवमेंट से ही उठाया था। जैसे भक्ति पोइट सेंट अलग अलग जगहों पर जाकर लोकल भाषा में भजन गाते थे ना, कीर्तन करते थे ना, सेम यही चीज चिश्तीज ने उठाई, समा का कॉन्सेप्ट निकाला। समा बनाना मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना भाई समा बांध दो, मजा आ जाए। तो वही चीज है कि आप एकदम माहौल बना देते हैं, एकदम डांस और म्यूजिक के थ्रू, और फिर आप भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस वॉज कॉल्ड समा, ठीक है। कव्वाली की शुरुआत किसने की थी? कव्वाली की शुरुआत की थी शेख दिस पर्सन, कव्वाली की शुरुआत की थी आमिर खुसरो ने। और कव्वाली से आमिर खुसरो ये बहुत बड़े पोएट और म्यूजिशियन थे, और शेख निजामुद्दीन औलिया के ये स्टूडेंट भी थे। ही इज द पर्सन जिन्होंने समा इंट्रोड्यूस किया। और समा के अंदर एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की जिसको बोलते हैं कॉल, अरेबिक वर्ड मीनिंग सेइंग,
कॉल क्या है मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, एक सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपने अगर कोई भी आवाज आएगी अगर तो बताना मुझे। देखो आवाज आ रही है? तेरे बिन खाली आजा पल पल में, तेरे बिन खाली आजा। तो अब आपने क्या सुना कि वो कव्वाली स्टार्ट होने से पहले उन्होंने 1 मिनट कुछ बोला नॉर्मली, है ना, मतलब उन्होंने कुछ एक सेइंग बोली या उन्होंने कुछ लाइन बोली, कुछ उन्होंने कुछ पार्ट बोला, राइट। दिस इज नोन एज कॉल। क्या कहलाता है ये? कॉल। कि भाई कव्वाली की ओपनिंग या स्टार्टिंग में एक यू you नो know, आप कह सकते हैं एक पोम गाई जा रही है, या आप बेसिकली कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कि आप डिवाइन को याद कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। तो कव्वाली के स्टार्टिंग या एंड में ये जो सेइंग होती थी, ये सेइंग इंट्रोड्यूस की थी किसने? सर आमिर खुसरो जी के द्वारा ही, ठीक है, आमिर खुसरो जी के द्वारा ही। आगे चलकर हिंदवी, पर्शियन, उर्दू में ये पोएट्रीज इंट्रोड्यूस की गई, और हर लैंग्वेज से वर्ड्स इसमें लिए जाते थे। कव्वाल्स जो कव्वाली गाते थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के आप देखेंगे दरगाह में हमेशा जब भी कभी कव्वाली शुरू करते थे तो स्टार्टिंग में कुछ एक आध मिनट कुछ लाइंस बोलते थे इस तरीके से कि हाँ भाई हम आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, या ऑल दोज थिंग्स। सुनना, आपको समझ आ जाएगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा आज ही सुनना, या कुम फाया कुम सुनना, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 1 मिनट वो कुछ बोल रहे हैं, वो गा नहीं रहे, तो दैट इज नोन एज कॉल, ठीक है, दैट इज नोन एज कवाल। बात समझे? ठीक है। पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहानारा, बेसिकली शाहजहां की दो बेटियां थी, शाहजहां की दो बेटियां थी, शाहजहां की दो बेटियां थी, जहानारा और रोशनारा, जहानारा और रोशनारा। वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, रोशनारा। तो एक बार जहानारा भी उन्होंने वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विजिट करने गई थी, और उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी क्या भाई? देखो जब भी आप किसी संत की बायोग्राफी लिखते हैं तो उसको हैगियोग्राफी कहा जाता है। तो जहानारा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी लिखी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मुनीस उल अरवाह, द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट। हमारी आत्माओं में कॉन्फिडेंस भरने वाले, या हमारी आत्माओं जिन पर भरोसा कर सकती है, वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मुनीस अल अरवाह, मुनीस अल अरवाह, ये किसने लिखा है? जहानारा ने, जहानारा ने, ठीक है। वो बताती है कि कैसे वो उनके यहाँ विजिट करने गए और कैसे उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो दिस इज हाउ शी इज राइटिंग ऑल दोस थिंग्स। ये पूरा एक बार पढ़ लेना बस, बट मेन यही है। मुनीस अल अरवा, 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुनीस अल अरवा किसने लिखी है, तो इट वॉज रिटन बाय जहानारा, वो भी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में विजिट करने गई थी। कॉल किसने स्टार्ट किया था? कॉल किसने स्टार्ट किया था? सर इट वॉज स्टार्टेड बाय आमिर खुसरो, इवन कव्वाली भी आमिर खुसरो के द्वारा ही शुरू की गई थी। द लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, ये एक बॉक्स है। अब ये बता रहे कि कैसे कैसे सूफी संत की दरगाह में जाना एक फेस्टिवल की तरह बन गया, एक ईयरली फेस्टिवल बन गया, और लोग जब वहां पर जा रहे हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जा रहे, वो वहां पर जा रहे हैं और एक पूरा फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हर एक सूफी श्राइन को, हर एक सूफी दरगाह में आपने सुना होगा कि वहां कुछ ना कुछ खासियत होती है। लोग बोलते हैं कि आप यहां पर जाएंगे तो ये अच्छा होता है, ऐसा होता है। एक 18th सेंचुरी विजिटर डेक्कन के इलाकों से, जिनका नाम था दरगाह कुली खान, वो नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली के दरगाह पर गए थे, और उनके बारे में इन्होंने लिखा है मुरक्का ए दिल्ली के बारे में। बेसिकली साउथ इंडिया से एक व्यक्ति शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह में गए थे। इनका नाम था दरगाह कुली खान। जो यहां से साउथ इंडिया से गए हैं इनका नाम है दरगाह कुली खान, ठीक है, दरगाह कुली खान। और जब ये दिल्ली गए हैं तो इन्होंने अपने दिल्ली के एक्सपीरियंसेस को किस किताब में लिखा है? इन्होंने उस किताब में लिखा है मुरक्का ए दिल्ली, मुरक्का ए दिल्ली। इस किताब में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, और ये क्या बताते हैं कि मैं शेख
नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह में गया था, द शेख इन द ग्रेव इज नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली बट ऑफ द एंटायर कंट्री। कि भाई ये शेख जो है, जो अभी अपनी कब्र में है, ये पूरे इंडिया की लैंप है, ये पूरे इंडिया के लैंप हैं, राइट। इनके इर्द गिर्द कई सारी ऐसी कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं। लोग यहां पर बहुत बड़े बड़े जत्थों में आते हैं संडे के दिन। दिवाली के महीने में तो मानो दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन ही इनकी दरगाह में आती थी और टेंट पे रहती थी। बेसिकली इनकी दरगाह के बाहर एक टैंक बना हुआ था, उसके इर्द गिर्द, टैंक के इर्द गिर्द वो टेंट बनाकर कई कई दिनों तक रहते थे। माना जाता था कि ये जो टैंक है, इसमें जो पानी होता था, ये इन दिनों में बहुत पवित्र होता था, और जब आप इस टैंक में नहाते थे तो आपकी डिजीजेज, आपके ऊपर अगर कोई कर्स लगा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक हो जाती थी। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही यहाँ पर बराबर स्पिरिट के साथ आते थे, और मॉर्निंग से इवनिंग तक लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। बात समझ रहे हो? भीड़ लगी रहती थी, और वो यहाँ पर बैठकर कई कई टाइम तक इंतजार करते। तो दिस इज हाउ सूफी संतों की दरगाह एक इंपॉर्टेंट प्लेस बननी शुरू हो गई। अब उनसे जुड़े हुए प्रैक्टिसेस शुरू हो गई, तो लोगों ने एक पर्टिकुलर महीने में वहां जाना शुरू किया। जैसे बोलते हैं ना अजमेर शरीफ की दरगाह, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं, हर धर्म के लोग जाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में हर धर्म के लोग जाते हैं, बिकॉज सूफीज देवर नॉट आप कह सकते हैं कि वो इस चीज में भरोसा नहीं रखते थे कि धर्म अलग अलग है या ये सारी चीजें। वो बस मोरल टीचिंग्स देते थे। देखो, मैंने हमेशा से एक बात बोली है कि धर्म इस क्या है, धर्म मोरल टीचिंग्स है, मोरल वैल्यूज सिखाता है ना। कुछ हमें मौलिक चीजें बताता है, जीवन जीने के तरीके बताता है। ऑब्वियस सी बात है, अब हर धर्म में जो चीजें बताई गई हैं वो अच्छी चीज ही बताएंगे, उसमें गलत क्या है। तो जब दूसरा धर्म भी अच्छी चीज बता रहे तो मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? अच्छी चीज है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सूफीज वर द सेम टीचर्स कि भाई दूसरे धर्मों से, दूसरे ट्रेडिशन से भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें अपनाई और लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है। लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सूफीज के ये चिश्तीज के फेमस होने का, वो था उनकी लैंग्वेज और उनके कम्युनिकेशन का तरीका। चिश्तीज ने लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया। चिश्तीज ने ना कभी भी बाहर की पर्शियन या अरेबिक भाषा में अपना नॉलेज नहीं था, उन्होंने लोकल भाषाओं को अपनाया। भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उन्होंने लोकल भाषाओं को ही अपनाया और लोकल भाषाओं में ही अपना जो ज्ञान था, अपना जो नॉलेज था, लोगों तक ट्रांसमिट किया। जैसे दिल्ली के अंदर देखेंगे आप तो चिश्ती जनरली हिंदवी में बात करते थे। दिल्ली के अंदर जो भाषा थी वो हिंदवी थी, हिंदवी भाषा, राइट। हिंदवी, ये हिंदी आगे यहीं से हिंदवी से ही निकल कर आई है। माना जाता था कि भाई सबसे पहले हमारे पास अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश से हिंदवी बनी, हिंदवी से फिर हिंदी बनी। ठीक है सर, तो हिंदवी भाषा में यहां पर बात होती थी। दूसरे सूफी जैसे बाबा फरीद, वो लोकल लैंग्वेजेस में अपने जो भी उनके वर्सेस होते थे, जो भी उनकी सेइंग्स होती थी, जो भी उनके वो होते थे, बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, पोएम्स होती थी, या जो भी उनके वचन होते थे, वो लोकल भाषा में ही अपनी टीचिंग्स देते थे। आगे चलकर उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा गया बाबा फरीद के। दूसरे जो थे वो बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते थे, जैसे मसनवीज। मसनवीज क्या होते हैं? मसनवीज क्या होती है? मसनवीज आप समझो एक तरीके से लव स्टोरी होती है। मसनवीज एक तरीके से लव स्टोरी होती है। ठीक है, मसनवीज एक तरीके से लव स्टोरी होती है। मसनवीज में क्या किया जाता है, वो बड़ी बड़ी पोम्स लिखते थे, बड़ी बड़ी पोएम, इनको प्रेमाख्यान कहा जाता है हिंदी में, प्रेमाख्यान। तो मसनवीज क्या होती थी, लॉन्ग ये पोम्स। देखो, कुछ सूफी संत सिंपल सेइंग्स दे रहे हैं, कुछ सूफी संत हिंदी में बात कर रहे हैं, कुछ सूफी संत बड़ी बड़ी पोम लिख रहे हैं लव के बारे में, प्यार के बारे में, राइट। और वो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई दो इंसानों के बीच का भी जो प्यार है ना, वो भी दिव्य है, दैट इज ऑल्सो डिवाइन, राइट। वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर आप किसी को भी प्यार कर सकते हैं और वो भी डिवाइन हो सकता है। सो दे आर ट्राइंग टू टेल द लव स्टोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्यार है, ये प्यार वो डिवाइन के साथ भी आप कर सकते हो और वो उन्हीं के कारण आ रहा है। तो दिस इज द थिंग दे आर ट्राइंग टू शो, दिस डिविनिटी। जैसे आप देखिए प्रेम आख्यान, लव स्टोरी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है इसको, मलिक मोहम्मद जायसी ने। माना जाता है कि इसको लिखा था शेर शाह सूरी के टाइम पे। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम आख्यान, लव स्टोरी लिखी है शेर शाह सूरी के टाइम पे। पद्मावत, आपने इसके बारे में सुना, मूवी भी बनी हुई है, रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन के बारे में, है ना। रानी पद्मिनी और राजा रतन सेन के बारे में, चित्तौड़ के राजा थे। और आपने देखा कि बेसिकली ये कहानी जो है, ये इसलिए नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वो तो अपनी जगह पे, बट द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन रानी पद्मिनी एंड रतन सेन, एंड हाउ रानी पद्मिनी आखिरी में उन्होंने जौहर कर लिया क्योंकि वो रतन सेन से दूर नहीं जाना चाहती थी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने ये जो प्रेमाख्यान लिखा, ये तरीके हैं लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि देखो भाई, वर्शिप आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। भाई किसी की हेल्प करना, सेवा करना, ये भी एक तरीके की पूजा है। किसी को बहुत सच्चे दिल से प्यार करना, ये भी एक पूजा है ना। वर्शिप कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग,
बात समझो, बस आप सच्चे दिल से कुछ भी करो, वही धर्म है। आप किसी की सेवा कर रहे हो सच्चे दिल से, वो धर्म है। गेटिंग माई पॉइंट? आप अपने घर वालों की बात मान रहे हो अच्छे से, वो मतलब ऐसा भी नहीं है कि जबरदस्ती की बातें भी मान रहे हो, ठीक है, ऐसा वो नहीं है कि एकदम वैसा करने का, लेकिन हाँ, जो अच्छी चीजें, जो अच्छी बातें वो मान रहे हो, क्या बुराई है उसमें, है ना? अपने साथ वाले लोगों की हेल्प कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, गुड वैल्यूज के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हो, वो भी धर्म है। तो वही चीजें यहां पर बताई जा रही हैं कि कैसे ये अलग अलग तरीकों से अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप देखिए ना, मीराबाई, मीराबाई भक्ति प्रिंसेस कही जाती है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लव के थ्रू भगवान को जगाने की कोशिश की, मतलब भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था कि भाई उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना हस्बैंड मान लिया था, और फिर उन्होंने उनकी पूजा की। तो ये जो ट्रू फॉर्म ऑफ लव है, दैट इज ऑल्सो अ डिवोशन, दैट इज ऑल्सो अ डिवोशन, राइट सर? हमें कुछ और भी जन्र देखने को मिलते हैं, जैसे बीजापुर और कर्नाटका में सूफी संतों ने अलग तरीके से अपने मैसेज प्रेजेंट करने शुरू किए। यहां पर वो क्या करते थे, दक्खनी भाषा, दक्खनी वहां की लोकल भाषा थी, मतलब उर्दू के ही वेरिएंट था, लेकिन उसको दक्खनी बोला जाता था। उसमें वो छोटी छोटी पोम्स कंपोज करते थे, छोटी छोटी पोम्स बनाते थे, छोटी छोटी कविताएं बनाते थे, जिनको ललबीस या लोरी नामा कहा जाता था, शादी नामा या लोरी नामा, कि भाई आप बच्चे को कभी सुला रहे हैं तो आप उसको गाकर सुला सकते हैं, आप कभी शादी में हैं तो आप उसको गा सकते हैं, आप घर के कुछ काम कर रहे हैं तो गुनगुना सकते हैं। मतलब क्या कि उन्होंने ऐसी छोटी छोटी रिलीजियस पोम्स कंपोज कर दी दक्खनी भाषा में, लोकल भाषा में, ऐसी धार्मिक पोम्स, धार्मिक कविताएं कंपोज कर दी, जो आम लोग कभी भी गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। तो उनको बोला गया ललबीज, लोरीज, right? These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grain or spinning. भाई ये महिलाएं जब कुछ काम कर रही होती तो आपस में बैठ के वो गुनगुना लेती थी या गा लेती थी, है ना? कुछ और कॉम्पोजिशन थे, वो लूरी नामा या ललबीज। लूरी नामा क्या होते हैं, बच्चे को सुलाते हैं ना, हम लोरी सुनाते हैं, उस फॉर्म में, या शादी नामा कि भाई वेडिंग के टाइम पे हम कोई गाना गा रहे हैं तो शादी नामा के फॉर्म में उन्होंने कुछ पोम्स को कंपोज किया। माना जाता है कि इस टाइम पे जो सूफीज थे वो भक्ति ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे थे। जैसे आपने देखा था ना, कन्नड़ा वाचन्स, कन्नड़ा में वाचन्स किसके थे सर? वाचनास थे। वाचन किसके थे सर? लिंगायत्स के। तो लिंगायत्स ने क्या करा था, कन्नड़ा भाषा में ही अपनी टीचिंग्स दी थी। तो सूफी संतों ने साउथ इंडिया में सेम चीज को फॉलो किया कि भाई उन्हीं की लोकल भाषा में हम छोटी छोटी पोएम कंपोज करेंगे, ताकि लोग उसे जब चाहें तब गुनगुना सकें और हमारे मैसेज को समझ सकें। मराठी में अभंग, मराठी में क्या बोला जाता था उनको, मराठी सेंट जो थे उनको बोला जाता था अभंग। पंढारपुर के जो संत थे वो मराठी में अभंग लिख कर गए थे, और माना जाता है कि यही मीडियम है जिसके थ्रू डेक्कन के विलेजेस में सूफिज्म इंपॉर्टेंट हो पाया, लोगों तक आम भाषा में आप अपने मैसेजेस को पहुंचा पाए। चरखा नामा, जैसे आप देखेंगे चरखा नामा कि महिलाएं बैठ के अगर चरखा नामा चला रही हैं तो वो गा रही हैं। जैसे अगर आप कॉटन को ले रहे हैं तो आप जिक्र ए जाली कर रहे हैं, जब आप कॉटन को अलग कर रहे हैं तो आप जिक्र कल्बी कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप थ्रेड को स्पून कर रहे हैं आप जिक्र आईनी कर रहे हैं, राइट? जिक्र शुड बी अटर्ड फ्रॉम द स्टमक थ्रू द चेस्ट एंड थ्रेडेड थ्रू द थ्रोट, कि भाई जिस प्रकार से आप एक कपड़ा बुन रहे हैं उसी प्रकार से भगवान का नाम ले रहे हैं। कि आप अपने स्टमक से नाम लेना शुरू कर रहे हैं, आपके थ्रोट में वो एक धागे की तरह पिरोकर आपके गले तक आ रहा है और आपके मुंह के बाहर निकल रहा है, मानो कोई खूबसूरत कपड़ा निकल कर आ रहा हो। बात समझे? यहां तक की बातें समझ आई? थोड़ी थोड़ी सी, लिटिल लिटिल, नन्नी मुन्नी? हम्म, यहां तक की बातें समझ आई थोड़ी सी? डाउट है पूछ लो, मुझे डाउट से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक क्लास में मैंने कुछ समझाया है तो उस क्लास की बातें नेक्स्ट क्लास तक याद रखो। सर पीर एज अ गिफ्ट का मतलब, पीर को आप ये जिक्र जो है गिफ्ट की तरह दे सकते हैं, मतलब आप अपने टीचर को ये गिफ्ट कर रहे हैं जो आप ये गा रहे हैं उसको। अब देखो बहुत सारी चीजें बता दी मैंने इतने टाइम में, लेकिन ये याद कैसे होंगी जब बुक में आप इसको बार बार पढ़ोगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं हर रोज कि क्लास के बाद एटलीस्ट बस एक बार किताब उठा के पढ़ लिया करो। मैं एक लेक्चर में मुश्किल से 4 या 5 पेज ही पढ़ाता हूं, इसीलिए मैंने पेस इतना स्लो ले रखा है, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज 2 लेक्चर में हम चैप्टर खत्म कर देंगे, बट एक लेक्चर को खत्म करने के लिए आपको भी पता है कि मैं 5 से 6 लेक्चर ले रहा हूं। तो क्यों ले रहा हूं? ताकि आपको बहुत स्लो पेस में सारी चीजें समझाता हुआ चलूं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि एटलीस्ट आपको भी साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। I'm still laughing, अरे अरे क्यों भाई? सर लास्ट पॉइंट समझा दीजिए एक बार, मैं समझाता हूं। मीनिंग ऑफ मसनवीज, मसनवीज का मतलब होता है बच्चे की लव पोम्स,
डिटेल सेल्फ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर रिक्वायर्ड, तभी कंफ्यूजन दूर होगा। यस यस। गीत गाए जाते हैं प्रोग्राम में, यस आई नो, हर जगह पर होता है सर। यार बुक पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। मेरे पास बुक नहीं है, बहुत बढ़िया। प्लीज स्टॉप द क्लास। भाई आप लीव कर सकते हो, मैंने बताया आपको ऑलरेडी। साइड में एक लॉक बटन होता है फोन का, बंद कर दो, खत्म हो जाएगी क्लास। टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा। टर्म्स को ना आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ सर ये चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा है। अरे हो जाएगा भाई। सर ये सब रियल इस्लाम से टोटली अलग है। यस यस आई नो आई नो। सर चिश्ती, चिश्ती सिलसिला का नाम है सर। हाउ टू बी गुड एंड हम्बल लाइक, अरे भाई उलेमास मीनिंग रिलीजियस टीचर इस्लाम का। यस देखो ये वाली लाइन मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, देखो मैंने क्या बताया। बात सुनना मेरी, 2 सेकंड के लिए मैं चैट को रोकता हूँ, बात सुनो फिर चैट खोलता हूँ मैं, ठीक है? मेरी बात सुनना यहाँ पे 2 मिनट के लिए। हमने क्या बात की, देखो मेरे को अगर कोई भी बात आप लोगों तक पहुंचानी है, अब सपोज मैं अभी यहीं पर आकर जापानीज बोलने लगता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर जापानीज बोलने लगता हूँ। अब सोचो मैंने नॉर्मल हिंदी भाषा में, बहुत कॉमन भाषा में आपको ये पूरा चैप्टर समझाया, कितना मुश्किल लगा। अब यही चीज मैं जापानीज में समझाता तो क्या समझ पाते आप? नहीं। अगली क्लास में आप बोल देते हमें इन सर से नहीं पढ़ना है, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। भाई क्या बोलते हैं, हमारी समझ नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे मेरा कोई मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे उनकी भाषा में ही पहुंचाना पड़ेगा। बात समझे? सपोज मैं इंग्लिश बोलता हूं और मैं किसी दूर दराज के गांव के इलाके में गया, या किसी दूर दराज के इलाके में गया जहां इंग्लिश बोली ही नहीं जाती, वहां के लोग अपनी लोकल भाषा बोलते हैं। मैं इंग्लिश में उनको कुछ भी बोल के आ जाऊंगा, उनको समझ पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? भाई उनको अपनी लोकल भाषा आती है, और वो मेरे को जो बोलेंगे वो मेरे को समझ आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को उनकी भाषा नहीं आती है। राइट सर। इससे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन खराब हो रहा है सर। ये सूफी संतों ने क्या किया ना, ये सूफी संतों ने जब ये अलग अलग जगहों पर गए, तो जैसे भक्ति ट्रेडिशन में हो रहा था ना, भक्ति ट्रेडिशन में क्या हो रहा था, जो सूफी मतलब भक्ति संत थे वो लोकल भाषाओं में ही कॉम्पोजिशन करते थे। आपको याद होगा जैसे कर्नाटका में लिंगायत्स ने जो अपनी टीचिंग्स है वो किस कन्नड़ा भाषा में दी, और उसको वाचन कहा जाता था, है ना? तेवरम किसकी किताब थी सर? नयनार्स की। नलायरा दिव्य प्रबंधम अल्वार्स की। मराठी में जो टीचिंग्स दी जाती थी मराठी भाषा में, उसको अभंग बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तो वहां के जो संत थे, जो पंढारपुर के भगवान की पूजा करते थे, वो मराठी भाषा में अपने टीचिंग्स देते थे। कर्नाटका में कन्नड़ा भाषा में, केरला में तेलुगु भाषा में, तमिलनाडु में तमिल भाषा में। राइट। तो इसी कारण से जब ये सूफी संत जो थे, इन्होंने लोकल भाषाओं में अलग अलग पोम्स बनानी शुरू की, अलग अलग कॉम्पोजिशंस करने शुरू किए, तो आम लोगों तक उनकी पोम्स और कॉम्पोजिशंस पहुंच पाई, उनकी टीचिंग्स पहुंच पाई। और यही कारण हुआ कि इवन डेक्कन के गांवों तक भी लोगों को इस्लाम के बारे में पता चला, तभी तो डेक्कन में इस्लाम फैला। अदरवाइज साउथ इंडिया तक इस्लाम कैसे गया? इतना डिटेल में साउथ इंडिया तक इस्लाम कैसे गया? इन्हीं टीचिंग्स के थ्रू। भाई अरब मतलब टर्किश रूलर तो यहां से आए थे, लेकिन जब सूफी संत साउथ इंडिया तक गए तो उन्होंने अपने मैसेजेस को लोकल भाषाओं में लोगों तक पहुंचाया, और यही कारण है कि दूर दराज के इलाकों तक इस्लाम का मैसेज पहुंच पाया। मसनवीज का मतलब होता है लव पोम्स, उसको हम प्रेमाख्यान भी बोलते हैं, लव पोम्स। मसनवीज का मतलब लंबी लंबी पोम्स जो प्यार के बारे में बात कर रही हैं, कि भाई सच्चा प्यार करना भी अपने आप में एक डिवोशन है, भगवान की पूजा है। तो वैसे ही एक प्रेमाख्यान है हमारे पास मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, है ना? फिर वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग कॉम्पोजिशंस कर रहे हैं, फिर वो छोटी छोटी पोम्स, छोटी छोटी कविताएं, छोटे छोटे सेइंग्स को कंपोज कर रहे हैं, जो बच्चे को आप कोई मम्मी है तो वो बच्चे को सुलाते टाइम गा सकती हैं, अब महिलाएं बैठकर काम कर रही हैं तब गा सकती हैं, क्योंकि वो कॉमन भाषा में। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका मैसेज भी जा रहा है, आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, और आप अपना काम भी कर रहे हैं, और वो लोकल भाषा। जैसे भाई भजन होता है ना, अब पंडित जी मंत्र गा रहे हैं, हमें नहीं पता, हम रिपीट नहीं कर पाते, लेकिन वहीं पे आरती होती है तो हम सब थोड़ी बहुत गा लेते हैं। क्यों गा पाते हैं? क्योंकि कॉमन भाषा में होती है वो, है ना? भजन होते हैं कुछ नॉर्मल, तो हम गा लेते हैं कि हाँ भाई श्री गणेशा देवा श्री गणेशा, है ना? तो ये क्यों गा पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारी भाषा में, कॉमन भाषा में, तो हम इसको गा सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि क्या बात हो रही है ना? लेकिन वहीं पे मैं अगर एक कॉम्प्लिकेटेड भाषा में आपको कुछ सुना दूं तो नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे मैंने यही बात बताई कि भाई चिश्तीस की सबसे अच्छी बात यही थी कि उन्होंने लोकल भाषाओं में लोगों तक अपने मैसेजेस पहुंचाए, और इस कारण से वो ज्यादा पॉपुलर हो पाए। ठीक है सर, आज वीडियो कॉल होगा? आज नहीं, नेक्स्ट टाइम सर। मेरे पास स्टेट बुक है, कोई बात नहीं बच्चे, जो भी बुक है बस पढ़ो उसको, दैट इज इंपॉर्टेंट।
क्या बात है। हाउ टू बी गुड एंड हम्बल लाइक यू, हो जाएगा धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। व्हाट इज सुत्त पिता की, ये देखो ये देखो। सर आप बंगाली जानते हो नहीं वर्षा? सर आप पढ़ाए हुआ समझ हो सकता है क्या? अरे अरे सर माय पोजीशन नाउ, कंटिन्यू। सर वेरी इजी चैप्टर, रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ भाई लोकेश ये कैसी बातें कर रहे हो मेरी जान, कैसी बातें कर रहे हो भाई? हर चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये क्या सवाल है कि सर पढ़ाई करनी पड़ेगी? और सर ये पेपर में आंसर लिखना पड़ेगा। सर जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ेगी। सर साफ रहने के लिए सुबह नहाना पड़ेगा। सर मुंह की सफाई के लिए ब्रश करना पड़ेगा। उसी तरीके की चीजें हैं ये कि बस सर चैप्टर रिवाइज करना करना पड़ेगा बच्चे। एडुकार्ड की पीवाई की बुक ली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी टॉट यू दीज टॉपिक्स, सीयूईटी में पढ़ाया है क्या मैंने? को अपॉइंट करते थे या वो खुद से फॉलोवर्स आते थे? खुद से फॉलोवर आते थे बच्चे। मतलब अच्छा कोर्ट हिस्टोरियन को तो अपॉइंट करते थे। अच्छा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक है फिर ठीक है फिर ठीक है। मुझे लगा पूछ रहे हो मुझसे। अरे यार चलो, बात सुनो आगे अब। तुम लोग ना, देखो मुझे ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है तो सब समझ आना ही चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है तो सब कुछ समझ आना ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है कई बार नहीं समझ आती चीजें, कई बार एक बार में नहीं आती, मैं समझाऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने उस चीज को लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझाया, और आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए मिलता है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी है कि कोई चीज देखो मैंने लेक्चर पढ़ाया, आपने उस दिन वो बुक रीड की, अब आपको कोई चीज समझ नहीं आई, उसी लेक्चर को दोबारा एक बार देख लो, उसी लेक्चर को दोबारा एक बार देख लो, क्या हो जाएगा फायदा? मैंने वो चीज ऑलरेडी समझाई हुई है लास्ट लेक्चर में, इसलिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको दिए जाते हैं, है ना। स्कूल में यही होता है ना भाई, स्कूल में कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, यहाँ पे आपके पास पहला लेक्चर भी पढ़ा होगा, जब हमारा सबसे पहला लेक्चर हुआ था, सबसे पहला लेक्चर, मुझे अभी तक वो लेक्चर याद है, सबसे पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था, वो भी आपके पास आज के टाइम पे। आपको अगर वो चीज भूल गई है, आप वापस से जाके एक बार स्क्रॉल करो, देख देख लो, चल ऐसा कुछ लोड नहीं है, इसीलिए तो रिकॉर्डेड दिया जाता है। आपको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन खुद से स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक फिर खत्म करते हैं। अब देखो भाई, सूफीज एंड द स्टेट, सूफीज एंड द स्टेट, चिश्ती की पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा रीजन था उनका ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या हुआ? सन्यास या तपस्या। बात समझना मेरी यहां पे, बात समझना यहां पे। जब पहली बार इस्लामिक किंग्स भारत आए होंगे, मतलब दिल्ली सल्तनत जब भारत में स्थापित हुआ होगा, तो इस्लामिक रूलर्स कैसे रूल करते थे? शरिया के बेसिस पे, मेरी बात समझना, ठीक है। भारत में इस्लामिक किंगडम स्टैब्लिश हुआ हुआ तो यहां पर ये जो रूलर हैं ये क्या फॉलो कर रहे हैं? इस्लाम। ये किस हिसाब से अपना रूल चला रहे हैं? शरिया के हिसाब से। शरिया क्या है सर? शरिया है इस्लामिक लॉ, इस्लाम का लॉ है। शरिया के बारे में किसको जानकारी होती है? उलेमास को। उलेमास कौन है? टीचर्स, है ना, टीचर्स, ये रिलीजियस टीचर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स, धर्म गुरु, रिलीजियस टीचर्स, उलेमास, ठीक है सर। मतलब क्या हुआ कि इस्लामिक रूलर शरिया फॉलो कर रहे हैं और उनको शरिया के बारे में बता कौन रहा है? उलेमास। लेकिन क्या भारत के लोकल लोग शरिया को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। तो एक ऐसा रूलर जो दूसरे ट्रेडिशन को फॉलो करता है, उसको ऐसे लोगों को रूल करना है जो अलग नियम कानून मानते हैं, एक बड़ा चैलेंज है सर। अब उलेमास जनरली रूलर को क्या बोलेंगे कि नहीं भाई आप सबके ऊपर इस्लाम थोप दो। उलेमास रूलर्स को क्या बोल रहे हैं कि भाई सबके ऊपर आप इस्लाम थोप दो, भाई लोकल लोग हो कोई भी हो सबको बोलो कि वो इस्लाम को फॉलो करें, ठीक है सर। आपको नहीं लगता कि लोग नाराज होंगे इस चीज से? होंगे सर, होंगे ना भाई, हमारा ये कस्टम कल्चर नहीं, हम क्यों फॉलो करें? बिल्कुल सही सर। तो रूलर्स को एक बात समझ आ गई कि अगर हमने उलेमास की बात मानी तो हम ज्यादा लंबे वक्त तक रूल नहीं कर पाएंगे। उलेमास से ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है इनके पास? सूफी। क्योंकि सूफी संत जो हैं वो इस्लाम को तो मान ही रहे हैं लेकिन लोकल कस्टम ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
दूसरे धर्म, दूसरी जातियों, दूसरे नियम कानूनों को भी मान रहे हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं सर। तो राजा क्या कोशिश कर रहा है कि वो सूफी संत के साथ जुड़ा रहे, रादर देन फॉलोइंग उलेमास, वो सूफी संतों को फॉलो करे, क्योंकि आम लोगों के बीच में सूफी संतों की ज्यादा पहुंच है। ऑब्वियस सी बात है ना, सूफी संत आम लोगों तक ज्यादा फैले हुए हैं, सूफी संतों की रिस्पेक्ट आम लोगों के बीच में ज्यादा है, सूफी संतों को लोग ज्यादा मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे लोगों के बीच में रिस्पेक्ट बनानी है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जिसको लोग ज्यादा मानते हैं, और वो व्यक्ति अगर ये बोल दे कि नहीं सर ये ठीक है, तो आप मान जाओगे, है ना। कि भाई आप लोग मुझसे हिस्ट्री पढ़ते हो, अब आप मुझसे सजेशन मांगोगे कि सर कौन सी बुक पढ़ें, और मैंने बोल दी कि बेटा ये बुक अच्छी है, तो आप ब्लाइंडली मान लोगे कि हाँ सर ने बोली है मतलब अच्छी होगी, है ना। सेम तरीके से सूफीज को फॉलो करते हैं लोग, सूफी ने अगर बोल दिया कि नहीं ये राजा अच्छा है, तो क्या लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। तो राज्य हमेशा क्या कोशिश करता था कि सूफीज को अपने साथ लेकर आए, लेकिन सूफीज हमेशा राज्य से दूर रहते थे, सूफीज हमेशा राज्य से दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी मेन रिस्पेक्ट और उनकी जो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी थी वो इसी कारण से थी कि वो राज्य से नहीं जुड़े हुए, किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण लोगों तक नहीं आ रहे हैं। भाई आजकल के धर्मगुरु वो बिक चुके हैं, वो केवल पॉलिटिक्स और केवल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, वो राजनीति की बात करते हैं। लेकिन एक सच्चा धर्मगुरु कभी राजनीति की बात नहीं करेगा। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, शिक्षा अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, हर एक चीज अलग अलग है, ठीक है। तो हमें सबको मिक्स नहीं करना है। चिश्तीज की एक सबसे अच्छी बात यही थी कि वो बहुत बढ़िया सन्यासी थे, राइट, और वो हमेशा वर्ल्डली पावर या पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। ऑल दो ये ऐसे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लेते थे जो किसी कारणवश नहीं दिए जा रहे, अनसॉलिसिटेड ग्रांट्स। ऐसा नहीं है कि वो ग्रांट्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, चैरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन वो ऐसा ग्रांट नहीं होता था कि गुरुजी मैं आपको इतनी दक्षिणा दे रहा हूं, बस लोगों से बोल देना इतना पैसा दे रहा हूं, लोगों से बोल देना कि मैं अच्छा राजा हूं। ऐसा नहीं, जो अपने भाव से, मनमर्जी से। और एक होता है ना गुप्त दान बोलते हैं जिसको हम, कि हम बता के कोई दान नहीं कर रहे हैं, कभी भी चैरिटी बताकर नहीं की जाती है, याद रखना। ये जो आजकल कैमरा लेकर लोग चैरिटी दिखा रहे हैं ना कि वाह ये किया वो किया, मेरे को तो समझ नहीं आता है, पता ये चीज मैंने देखी है, इसमें मैं बात भी करना चाहता हूं कि मुझे लेजिट आज तक समझ नहीं आया कि कैसे जब कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैमरा रिकॉर्ड कर ले रहा है। मतलब ओवर एंड ऑल बीच बीच में, मतलब 99% टाइम्स तो नहीं, 1% टाइम्स मैं मान सकता हूं कि किसी रैंडम बंदे ने कर लिया, बट फॉर 99% ऑफ द टाइम आई एम गोइंग समवेयर, आई एम डूइंग अ गुड थिंग, लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, पीछे एक बहुत इमोशनल सा म्यूजिक लगा दिया, एंड बस यू आर लाइक वाओ ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव। अरे वो नहीं है ह्यूमैनिटी, तुम दिखावा कर रहे हो, राइट। भाई मैं भी जाता हूं, मैं भी चैरिटी करता हूं, मैं भी लोगों की हेल्प करता हूं, बट मैं उस चीज का पोस्ट तो कभी नहीं डालता, ना मुझे पसंद है उस चीज के बारे में कभी भी पोस्ट करना। मतलब आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बेसिकली यही कि ये जो सूफी संत थे, ये लोग बेसिकली चिश्ती संत जो थे वो यही मानते थे कि जो ये अननोइंगली अगर कोई डोनेशन देकर चला गया तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अगर कोई पर्पस के साथ डोनेशन देकर जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, राइट, उसको नहीं एक्सेप्ट करते थे वो। अब सुल्तान बदले में क्या करते थे, सुल्तान कोशिश करते थे कि सूफी संतों को खुश कर सकें, तो वो कई सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट बना देते थे, औकाफ कहा जाता था उनको, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं ना कि लोगों की भलाई के लिए काम करो, या फिर ग्रांट दे देते थे, जमीन दे देते थे, या फिर जमीन ग्रांट्स पैसा दे देते थे कि भाई किसी का खानका बन जाए, तो ऐसे वो दान करते रहते थे। भारत में कई सारे सिलसिले आए, चिश्ती सिलसिला कभी भी किसी राज्य के साथ नहीं जुड़ा, ऑल्दो कादरी सिलसिला जुड़ गया था, बट चिश्ती सिलसिला कभी भी किसी भी राज्य के साथ नहीं जुड़ा। बात समझना मेरी इस बात को, ठीक है। चिश्ती वो डोनेशन को एक्सेप्ट करते थे कैश और काइंड दोनों में, मतलब वो पैसे भी लेते थे कैश में, ठीक है, डोनेशन अगर उनको कैश में आ रहा है वो भी ले लेते थे, कुछ सामान आ रहा है तो वो भी ले लेते थे, लेकिन वो कभी भी उसको अपने यूज के लिए नहीं रखते थे। इमीडिएटली वो दूसरों की रिक्वायरमेंट पे उसको यूज करते थे, जैसे फूड, क्लोथिंग, लोग जो रह रहे हैं हमारे साथ, कोई रिचुअल नेसेसिटी है, कुछ सामान लेकर जाना है, समा करवाना है, उन सब की कोई अगर जरूरत है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए यूज करते थे। तो चिश्ती चैरिटी तो लेते थे लेकिन उसको कभी खुद के लिए यूज नहीं करते थे, वो लोगों के वेलफेयर के लिए उसको यूज करते थे, उनके यहां पर जो उनके डिसाइपल है उनके वेलफेयर के लिए यूज करते थे। बात समझे मेरी? और यही कारण है कि इसी कारण से शेख की मोरल अथॉरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी कि भाई ये एक व्यक्ति है जो अपने लिए कुछ भी नहीं ले रहा है, वो लोगों के, अपने आसपास के लोगों के भले के लिए ले रहा है, तो लोग उसको और ज्यादा फॉलो करते, लोग उसको और ज्यादा फॉलो करने लगते। अब शेख की यही जो दया भाव और उसका जो ज्ञान है ना, और लोगों का जो भरोसा था उनकी मिरेकुलस पावर के ऊपर, सूफीज को ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बना देता था। और अब सूफी के पास इतना सपोर्ट है तो राजा भी कोशिश करता था कि हमें भी ये सपोर्ट मिले,
राइट। राजा ये कोशिश करता था कि हमें भी ये सपोर्ट मिले, राइट। वो केवल सूफीज के साथ अपना एसोसिएशन नहीं दिखाना चाहते थे कि नहीं देखो मैं उनके दरबार में गया, मैं उनके, वो सूफीज का लेजिटिमेशन भी चाहते थे कि भाई सूफी एक्सेप्ट करें, ये बोलें कि हाँ भाई ये राजा अच्छा है लोगों के बीच में जाके, तभी वो राजा सुप्रीम हो पाता था। जैसे कि आप देखेंगे कि जब तुर्क्स ने दिल्ली में अपनी सल्तनत स्थापित की तो उन्होंने क्या देखा कि भाई उलेमास बोल रहे थे कि आप शरिया सबके ऊपर स्थापित कर दो, बट उन्होंने कहा नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो आम लोग नाराज हो जाएंगे। उन्होंने उलेमास को साइडलाइन किया और सूफीज की बात मानी, सूफीज के साथ जुड़ना शुरू किया और सूफीज को अपने राज्य में रखना शुरू किया कि आप हमें बताओ हमें कैसे रूल करना है। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि सूफीज तो डायरेक्टली भगवान के जो आदेश हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। भाई उलेमास तो हैं, वो तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन सूफीज क्या बोलते हैं कि हम तो भाई डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, तो दे आर मोर रियलिस्टिक। बात समझ रहे हो ना? दे आर मोर रियलिस्टिक कि भाई सपोज आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है। अब यहीं पे मैं बोलूं कि मुझसे कोई बंदा पढ़कर जाएगा और फिर वो आपको पढ़ाएगा, अंतर है, अंतर है ना। कि एक सिनेरियो जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली पढ़ रहे हो, एक सिनेरियो कि मैंने किसी एक बंदे को पढ़ाया और अब वो आपको पढ़ा रहा है, अंतर है ना। तो सेम काम है उलेमास का कि उलेमास सर किसी और ने बताया, वो उसको इंटरप्रेट करके पढ़ा रहे हैं। सूफी संत दे आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट सूफी संतों के पास जाया जाना चाहिए। तो राजा कोशिश करते थे कि सूफी संतों की लेजिटिमेसी उनको मिल जाए, राइट। बिल्कुल सही सर। ऐसा माना जाता था कि भाई, और ऑब्वियसली औलिया के पास अपनी खुद की पावर है। औलिया के बारे में मैंने बताया था ना, औलिया टीचर, वाली या फिर औलिया बोलते थे ना उनको, वाली या फिर औलिया, कि भाई उनके पास मिरेकुलस पावर है, वो भगवान के साथ बात कर सकते थे और भगवान के ऑर्डर लोगों तक पहुंचा सकते थे, और उनकी अगर ब्लेसिंग मिल जाती है तो लोगों की स्पिरिचुअल और उनकी मटेरियल कंडीशन और बेटर हो जाती है। लेकिन कई बार सुल्तान और सूफीज के बीच में लड़ाइयां भी चलती थी। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि सुल्तान या राजाओं को कभी भी अपनी पोजीशन ना कम होती हुई अच्छी नहीं लगती थी, राइट। कि भाई सुल्तान को आप बड़े बड़े नामों से बुला रहे हैं, लेकिन सेम नाम आपने किसी और व्यक्ति के लिए यूज कर लिया, तो सुल्तान को वो हजम नहीं होता था। उसको चाहिए कि मेरी सत्ता बनी रहे, मैं एकदम सुप्रीम दिखना चाहिए। तो होता क्या था कि भाई सुल्तान क्या करते थे, अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए होते कि राजा के सामने जब भी कोई जाएगा तो प्रोस्ट्रेशन का मतलब झुककर ऐसे सलाम करना, प्रोस्ट्रेशन, झुक जाना पूरी तरीके से, प्रोस्ट्रेट, हम पूरी तरीके से ऐसे झुक गए, झुककर सलाम करना, या उनके पैरों को छूकर चूमना, सलाम ठोकना, ये राजा के सामने किया जाता था। और सेम चीज आपने देखा सूफियों के साथ भी होता था। तो राजाओं को लगता था कि उनकी अथॉरिटी कम हो रही है, उनकी अथॉरिटी कम हो रही है। कई बार जो शेख होता था, उसके जो डिसाइपल होते थे, उसके जो अनुयायी होते थे, वो शेख को बड़े बड़े टाइटल दे देते थे कि भाई आपने मुझे कोई बहुत महान टाइटल दे दिया। अब किसी और को बुरा लग गया, बोले अरे नहीं, इनको ऐसे कैसे टाइटल दे दिया आपने। तो वो जो टीचर था, उसके जो फॉलोवर्स होते थे, वो शेख को बड़े बड़े टाइटल देते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया के जो फॉलोवर्स थे, वो उनको क्या बुलाते थे, सुल्तान उल माशेख, सुल्तान उल माशेख। उन्होंने क्या टाइटल दिया शेख निजामुद्दीन औलिया को, सुल्तान उल माशेख, कि जितने भी शेख हैं उनका सुल्तान कौन, सर निजामुद्दीन औलिया। कि भाई टीचर्स के सबसे महान टीचर समीर सर, ये एक टाइटल हो गया। मतलब ऐसा है नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो भाई उन्होंने क्या बोला कि जितने भी शेख हैं उनके सुल्तान अगर कोई है तो वो शेख निजामुद्दीन औलिया है। तो कई बार राजा जो है सूफीज के साथ जुड़ना भी चाहता था, कई बार राजा जो है सूफीज से अलग भी हो जाता था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी कि भाई इनकी अथॉरिटी हमसे ज्यादा कैसे बढ़ रही है। तो सूफीज ने तो चिश्ती सिलसिला ने तो कभी भी स्टेट सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन शुहरावर्दी, नॉट कादरी, शुहरावर्दी और नक्शबंदी मुगल्स के टाइम पे ये राज्य के साथ जुड़े हुए थे, ये राज्य के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। कई बार ये कोर्ट की पोजीशंस को भी एक्सेप्ट कर लेते थे। ये देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बाबा फरीद के डिसेंडेंट, फतेहपुर सीकरी में, अकबर की कैपिटल में बनाया गया था। डिक्लाइनिंग रॉयल गिफ्ट, ये इसमें दिखाया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक बार एक व्यक्ति जाते हैं 1313 में, उनका नाम था आमिर हसन सिज्जी। आमिर हसन सिज्जी बताते हैं कि मैं निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में गया था और वहां पर उनको एक सुल्तान ने कुछ पैसे और रॉयल गार्डन गिफ्ट किए थे। एक फरमान भेजा था जिसमें कुछ पैसे और एक 2-3 बाग गिफ्ट किए थे, बागान गिफ्ट किए थे, और बागान के साथ साथ टूल्स भी भेजे थे कि भाई उस बागान के रख रखाव के लिए मैं टूल्स भी भेज रहा हूं। तो शेख निजामुद्दीन
औलिया ने क्या बोला कि भाई मुझे बागानों का क्या करना, मैं सिर्फ ये पैसे रख लेता हूँ ताकि हमारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, लेकिन बागान मेरे किसी काम के नहीं है। तो यही होता था कि भाई कुछ सूफी जो होते थे वो राज्य की सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लेते थे, उनको बोला जाता था पीरजादाज, सूफीज हु एक्सेप्टेड स्टेट सर्विसेज, जो राजा के साथ डायरेक्टली जुड़ जाते थे और उनके कोर्ट में जाकर रहते थे। दरविशेस, दरविशेस कौन होते थे, ये टर्म याद रखना, दरविशेस। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। एनी बुक पर क्विक रिवीजन, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, अभी इधर उधर बुक में मत जाओ। प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा चुका हूं, नहीं शायद ये चिश्ती नहीं पढ़ाया था ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली निशु, वैसा ही होता है। मैं बहुत अच्छा बताया गया है, बट मैंने सुना था कि वो धर्म परिवर्तन करवाते थे और इस्लामिक रूलर्स को पुश करते थे वॉर्स के लिए एंड ऑल। देखो ये डिपेंड करता है, अब देखो इसमें भी अपनी अपनी चीज है, अब जैसे समझना मेरी बात। क्या इस्लामिक जो उलेमास थे वो सूफी को पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, वो सूफीज के बारे में गलत लिखते, जैसे अशोक की बात हम करते हैं, है ना, अशोक की बात करते हैं। सर क्या अकबर भी अटेंशन पाने के लिए खानका में जाता था, हाँ हाँ भाई बिल्कुल जाता था। देखो मेरी बात सुनो, अशोक की बात करते हैं। अशोक ने जब तक बुद्धिज्म को नहीं अपनाया था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक को बहुत क्रूअल दिखाते हैं, बोलते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा था। और जब अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया तो वही बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक को सबसे बेहतरीन आदमी बताते हैं दुनिया का। समझ रहे हो? तो देर आर मेनी थिंग्स, आई डोंट थे कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा भी हुआ है, कुछ सूफी सेंट ऐसे भी थे, बिल्कुल इट वॉज द केस, बट हाँ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम दे डिड अ पॉजिटिव थिंग एज वेल। सर कल एक्स्ट्रा क्लास है, नहीं है बच्चे, संडे मिला यार, चिल करो थोड़ा सा। मसनवीज में बस पोयम ही आती है और कोई राइटिंग जैसे स्टोरीज नहीं, मेनली लॉन्ग पोम्स होती थी, लॉन्ग पोम्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवा देना, हाँ हाँ भाई लिखवा दूंगा। लेजिटिमेशन का मतलब कि भाई हाँ ये अच्छा आदमी है, ये सही आदमी है। सर शिव जी तो यूनिवर्स के गॉड हैं, तो शक्ति पीठ सिर्फ इंडिया और इंडिया के ही पास पास के ही रिलीजन में क्यों गिरा, कहीं और क्यों नहीं? अब ये आप खुद सोचो ना, फिर वही तो बात कह रहा हूं मैं। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड वाले चैप्टर के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। एनसीईआरटी रीड कर लो बच्चे एक बार बस। सर हाउ टू लर्न दीज नेम्स ऑफ सूफी सेंट्स, बेसिक बेसिक नाम याद कर लो। सर इज दिस सॉन्ग और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सॉन्ग, इज दिस सॉन्ग और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सॉन्ग, नहीं बस ये एक चरखा नाम है, एक सॉन्ग नहीं है, मतलब ऐसे कई सारे सॉन्ग है उनको मिला जुला कर चरखा नाम, जैसे लोरी। अब लोरी कोई एक लोरी नहीं है, बहुत सारी लोरी है ना। मुस्लिम राइटर हिंदू के बारे में लिख रहे हैं, हाँ हाँ दे, अरे देवर राइटिंग ब्रो, ऐसा कुछ नहीं था। मीनिंग ऑफ मसनवीज, लव पोम्स, मुस्लिम और सिख के प्रेयर का वे सिमिलर है, तो क्या इनके ओरिजिन में कोई कनेक्शन है? नहीं, इनके कनेक्शन ओरिजिन में कोई कनेक्शन नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो नई नई जगहों पे जाते हैं तो प्रैक्टिसेस को अपना लेते हैं। सर प्लीज पॉल करवाना, अंशिका हम करेंगे, डोंट वरी। सर वाई मुस्लिम वुमेन यूज टू वेयर हिजाब, इसके बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं और मुझे उतना अच्छे से मतलब नहीं। सर इतर का मीनिंग परफ्यूम होता है बच्चे, इतर का मीनिंग होता है परफ्यूम। सर व्हाट आर स्प्रिंग टैंक्स, स्प्रिंग टैंक्स का मतलब छोटे छोटे टैंक्स, पानी के टैंक्स, उनको स्प्रिंग टैंक्स बोला जाता है। डिफरेंस बिटवीन कव्वाली एंड समा, कव्वाली जो गाया जा रहा है, समा जो सब लोग बैठकर सुन रहे हैं और गा रहे हैं, दैट इज कव्वाली जो गाई जा रही है। अब देखो ना, भजन जो गाया जा रहा है, सब जो बैठे हुए हैं वो ग्रुप, मंडली, कीर्तन है ना। सर प्लीज ये रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दूं? देखो ये स्टोरी है दाता गंज बख्श की, बेसिकली अब्दुल हसन अल हुजवीरी, इनको पकड़कर ले आया गया था गजनी अफगानिस्तान से टर्किश आर्मी के द्वारा लाहौर में। लाहौर में आकर इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था कश्फ उल महजूब, और इन्होंने पहली बार सूफिज्म के बारे में बताया था। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने तसव्वुफ शब्द के बारे में बताया, सूफिज्म के बारे में बताया और उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया। ही वॉज हिमसेल्फ अ सूफी सेंट। आगे चलकर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी दरगाह के ऊपर टूम बनवाया गया, किसके द्वारा?
मोहम्मद गजनी के पोते के द्वारा। आगे चलकर उनकी जो टूम्ब थी, उनकी जो दरगाह थी, एक इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा का सेंटर बन गई और उनको दाता गंज बख्श कहा जाने लगा। ठीक है, कॉमन डाउट्स देख लेते हैं सर। लाइक सूफी वर कॉल्ड तसव्वुफ, व्हाट भक्ति सेंट्स वर कॉल्ड। भक्ति सेंट्स को पता है तो अलवार, नयनार, है ना, शैविज्म, ऐसे बोला जाता था। द डिफरेंस बिटवीन शेख एंड उलेमा। शेख सूफी टीचर, उलेमा इस्लाम का रिलीजियस टीचर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहे हैं, मोस्टली गलत हो जाते हैं। लिस्ट बना के रख लीजिए, व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन बेशरिया एंड बेशरिया सूफी। बाशरिया जो शरिया को मानते हैं, बेशरिया जो शरिया को नहीं मानते हैं। Who founded कादरी सिलसिला। नॉट वुमेन आर नॉट अलाउड इन मॉस्क। ये मेरे को पढ़ना है, मेरे को खुद पढ़ना है, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। व्हाट इज काजी। काजी भी एक तरीके से आप समझो जज। काजी जो होते थे ना, काजी साहब, वो जज होते थे बेसिकली इस्लाम के अंदर। जैसे हमारे यहाँ जज होते हैं ना, तो रिलीजियस मैटर में कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कौन सही कौन गलत वो काजी साहब देखते हैं मेनली। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि मोहिउद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का रेप। व्हाट डू यू मीन थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। यार ये बात ना अफवाह है, उड़ती फिरती। वी कैन नॉट एग्जैक्टली कॉल दिस बिकॉज उसके कुछ खास एविडेंसेस मिले नहीं है, समझ रहे हो। अलकाशा महाजिद वाई इंपॉर्टेंट इन इस्लाम। मुझे नहीं आइडिया भाई। अच्छा वो उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, एक बार बताऊंगा देखकर। सर डिफरेंस बिटवीन सूफी सेंट्स एंड उलेमास। चिश्ती, चिश्ती एक सिलसिला का नाम है। This is 100% wrong. Islam never have caste system. If you say there is caste in Islam, then can you name some caste in Islam? बच्चे कास्ट का मतलब सिर्फ कास्ट नहीं होता है। इस्लाम में भी आपको पता है कि देर आर डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। शिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, इस्माइलीज हैं, देर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप्स। इस्लाम में भी कुछ अपर कास्ट इस्लाम है, कुछ लोअर कास्ट इस्लाम है। इट इज देयर। भाई मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि कुछ ग्रुप्स हैं जो हायर माने जाते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो लोअर माने जाते हैं। सर संन्यास और साधु मीन्स लीविंग एवरीथिंग फॉर द रिलीजन। यस, दिस इज नॉट इन इस्लाम। देयर इज नो वन हु क्लेम देमसेल्फ एज संन्यास और साधु। बच्चा फकीर किसको बोलते हैं, आपको पता है फकीर किसको बोला जाता है? एनी आइडिया शाहजहां भाई, फकीर किसको बोला जाता है, मुझे बताओ। यस इट्स ट्रू अतुल। यार देखो ये सब ना कहने की बातें, अब इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। आप बोलते हो कि टेरर फैलाने वाले मेनली इस्लामिक होते हैं, आपको पता है? आप अगर पढ़ोगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। टेरर क्या है पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उस मेरी बात समझना, टेरर क्या है पहले ये समझो। टेरर इज पॉलिटिकली फंडेड, टेररिज्म इज पॉलिटिकली फंडेड क्राइम, वायलेंस। टेररिज्म इज पॉलिटिकली फंडेड क्राइम। कैसे सर? तालिबान पता है किसने स्थापित किया था? आइडिया है कोई? तालिबान किसने बनवाया था? किसी को पता है? मुझे बताओ। तालिबान के बारे में पता है किसी को? किसी ने सुना है, किसी ने पढ़ा है तालिबान के बारे में? ओके अभिलाषा, हाँ जी, तालिबान के बारे में पढ़ा है किसी ने? अबू इशाक शमी ये फाउंडर थे चिश्ती सिलसिला के, यूएसए अमेरिका ने, है ना। यस, अमेरिका ने फंड किया था, क्यों? ताकि रशिया अफगानिस्तान पर कब्जा ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है सर, इतना तो आपको पता है। मतलब क्या हुआ कि तालिबान को किसने फंड किया? अमेरिका ने। रिसेंटली जो बाइडेन ने ऑर्डर किया कि अमेरिकन फोर्सेस तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। किसने टेरर फैलाया? बात समझना मेरी, किसने टेरर फैलाया? पाकिस्तान के अंदर आप बोलते हैं कि टेररिज्म फैल रहा है, ठीक है, उस पाकिस्तान को फंडिंग कौन दे रहा है? जिनके पास खाने के लिए खाने की दिक्कत है, उनकी इकोनॉमी इतनी कम है, टेररिज्म के लिए फंडिंग कहां से आ रही है? हु इज गिविंग देम फंड्स? व्हाट डू यू थिंक? चाइना उनको फंडिंग दे रहा है, हाँ या नहीं? बांग्लादेश से टेररिस्ट यहां पर घुस जाते हैं, कौन फंडिंग दे रहा है?
टेररिज्म इज नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस, बच्चा समझना होगा आपको ये चीज। टेररिज्म इज पॉलिटिकली इन्फ्लिक्टेड वायोलेंस। जब तक पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होगी टेररिज्म नहीं आएगा। हमेशा टेररिज्म के पीछे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। ये चीज आप समझोगे धीरे धीरे करके जब आप पॉलिटिक्स को और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। मैं इससे ज्यादा और कोई बात नहीं कहना चाहूंगा इसमें, क्योंकि अभी आप लोग देखो, मैं समझता हूं आपकी बात, क्यूरियोसिटी है, समझना चाहते हो समझो, बट अभी कोई माइंडसेट बनाकर मत चलो, ठीक है। बस मेरा इतना सा कहना है कि किसी भी हर किसी कही सुनी बात या पढ़ी हुई बात पर भरोसा अभी मत करो। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, ठीक है। मेरा किसी को डिफेंड करने का कोई पर्पस नहीं है। मेरे को जो गलत लगता है वो गलत है, इट्स फाइन, आई एग्री। डेफिनेटली तरीके, तौर तरीके अलग हैं। अब देखो ना, आप वही कहते हो कि सर क्राइम या वायलेंस, मतलब मेरा ये कहना है कि आप एक ही चीज को क्यों उतना ज्यादा प्रेजेंट किया जा रहा है गलत तरीके से। जैसे आप देखोगे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में खुलेआम डिक्टेटरशिप चला रहा है, वो लोगों को गोलियां मार देता है जो उसकी बात नहीं सुनता है। बात समझे, बात समझे मेरी। वो खुलेआम लोगों को गोलियां मरवा देता है। क्या ये ह्यूमन राइट्स का वो नहीं है वायोलेशन? बट उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि हम एक ही चीज को, एक ही ग्रुप को टारगेट क्यों कर रहे हैं? डोंट यू थिंक देयर इज सम पर्पस बिहाइंड इट? डेफिनेटली सर, इट इज, डेफिनेटली इट इज। किम जोंग उन, चाइना में वन पार्टी रूल कब से चल रहा है? चाइना में लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, सिविल राइट्स नहीं है। डोंट यू थिंक वो गलत है? रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, खुले तौर पे पूरे यूक्रेन को नष्ट कर दिया, वो गलत नहीं था? आई मीन वी आर हेयर टू अपोज टेररिज्म। हम ये बोल देते हैं कि सर इस्लाम इज इक्वल टू टेररिज्म। वो टेररिज्म नहीं था जो रशिया ने किया, वहां तो कोई इस्लामिक नहीं था। पुतिन तो इस्लाम से नहीं आता है, मैंने तो कभी नहीं देखा पुतिन को नमाज पढ़ते हुए। अगर आप में किसी ने देखा है तो प्लीज मेरे साथ फोटो शेयर कर देना। बट डू यू रियली थिंक वो इस्लाम से बिलोंग करता है? नहीं। उसने खुले तौर पे पूरे यूक्रेन को नष्ट कर दिया, कितने ही इनोसेंट लोगों को मार दिया। वो टेररिज्म नहीं है? इजंट इट अ टेररिज्म? मैं वही कह रहा हूं ना कि समझने जाओगे ना तो बहुत सी बातें हैं बच्चा लोग, अभी समझो चीजों को। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है। अभी आप लोगों को, माना मैंने नॉलेज है, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत टाइम हो गया हिस्ट्री पढ़ाते हुए, लेकिन आप मुझसे पूछोगे ना, मुझे अभी हिस्ट्री का 50% भी अच्छे से नहीं पता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। तो उस केस में अभी आप सिर्फ 12वीं में आए हो, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो? मतलब आप समझना, मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं। मैंने बताया था, है ना, 2 साल 11 12, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 7 साल ये, 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 12 साल। 12 साल में अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि मुझे हिस्ट्री सिर्फ 50% पता है। 50% तो मैंने अभी तक छुई भी नहीं है, मैं शायद एक्सप्लोर भी नहीं करी है। एंड हियर आई एम स्टैंडिंग। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वेयर यू गाइज आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो जब पूरा ज्ञान एक बार मिलेगा ना, जब पूरी चीजों को जानोगे ना, तो बहुत सी चीजें समझ आनी शुरू होंगी। बौद्ध, हाँ हाँ, दलाई लामा बुद्धिज्म से है, यस। अब दलाई लामा क्यों आए? चाइना ने जब तिब्बत को अपने कब्जे में करने की कोशिश की तो दलाई लामा भारत आ गए, हिमाचल प्रदेश में वो आकर रहना शुरू किया। उन्होंने भारत से शरण मांगी, हमने शरणार्थी रखे। चाइना ने हम पर अटैक किया। 1962 का जो वॉर हुआ था वो इसी कारण से हुआ था, चाइना ने हम पर अटैक किया। ये प्रोपागेंडा है सतीश भाई, ये दिखाने का तरीका है। कल को आपको 4 रील ऐसी मिल जाए जहां पर मुझे दिखाया जा रहा है एक अलग तरीके से, बिकॉज रील सिर्फ 30 सेकंड की होती है। 30 सेकंड की एक छोटी सी फोटो आपको पूरी 30 साल की स्टोरी नहीं बता सकती है बच्चे। मेरा 2 मिनट का एक बयान आपको 200 साल का इतिहास नहीं बता सकता, ये समझना मेरी बात, है ना। तो हम जो वो 30 सेकंड की रील्स देखकर आते हैं ना, और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ जान लिया है, वो 30 सेकंड में भी कोई एक पार्ट हो सकता है, कोई एक हिस्सा हो सकता है। हमारी 1.5 घंटे की क्लास है, आप 1.5 घंटे में से कोई सा भी 30 सेकंड उठा के आप काट के बना दो कुछ भी रील, मे बी वो स्टेटमेंट गलत तरीके से प्रेजेंट हो रहा होगा, बट पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है वो तो 1.5 घंटे की स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा ना। तो देर इज लॉट टू लर्न। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि देर इज नथिंग टू, यू नो, वी आर हेयर टू लर्न। लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से। जब हम सीखने लग जाएंगे ना तो हमें समझ आने लग जाएगा कि भाई किसी के अगेंस्ट में जाकर किसी का विरोध करना उसमें कोई अच्छी चीज नहीं है। हम किसी के बारे में 4 बुरी बात बोल दें उससे कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा। रादर अच्छा ये हो सकता है कि हम उसको बेहतरीन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। दैट इज द कंस्ट्रक्टिव थॉट। लर्निंग तभी होती है ना, देखो पढ़ लिख के तुम 100 नंबर भी ले आओगे ना, लेकिन तब भी यूजलेस हो जब तक तुम्हारे अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट्स नहीं है। यू नीड टू हैव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, राइट।
डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हम सबके अंदर बहुत हैं, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स लाना शुरू करो कि किसी चीज को बेहतर कैसे किया जा सकता है। गलत चीजें बहुत हैं भाई दुनिया में, अपने अंदर ही देखोगे ना। प्रेमचंद जी ने बहुत फेमसली कहा है, इसके साथ ही मैं क्लास एंड करूंगा। आज मैं पढ़ रहा था एक जगह पे, प्रेमचंद जी ने बहुत बेहतरीन बात कही कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, ध्यान से सुनना, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, इंसान अच्छा और बुरा होता है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि इंसान अच्छा या बुरा है मतलब वो सिर्फ अच्छा ही है या बुरा ही है, वो अच्छा और बुरा है, मतलब उसके अंदर अच्छाइयां भी हैं बुराइयां ही हैं, वो हम सबके अंदर है। अब डिपेंड्स कि हम काम किस पे करना चाहते हैं। सर आपका इंटर किस ईयर था? इंटर मेरे को नहीं पता, 10th मैंने 2015 में पास की थी, 12th मैंने 2017 में, ग्रेजुएशन मैंने 2020 में और पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आया मुझे, अभी भी मैं गुस्सा नहीं हुआ, आई एम हैविंग सीरियस एक्सप्रेशन, दैट्स इट। मुझे गुस्सा नहीं आता भाई, बहुत रेयरली होता है मुझे गुस्सा आता है। चलो खत्म करते हैं क्लास को यहीं पर, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। संडे है, एंजॉय करो, मजे करो, है ना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, प्लीज बुक को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में अगर कोई आया कि सर ये नहीं पता है वो नहीं पता है, समझ लेना, कभी भी मिलोगे ना गोली मारूंगा मैं। चलो टेक केयर, बाय बाय पीपल, मिलता हूं मैं अगली क्लास में। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।